अरे एंगुलर मोमेंटम नहीं, सॉरी, मोमेंट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देख लिया था, है ना। अब देखो 8, इसमें एक चीज आती है फ्रिक्शन, यानी जो 2 टॉपिक बचे हैं, एक बचा है सर्कुलर मोशन। अभी हम पूरा रिवाइज करवा देंगे, पहले अभी ये देखो, ठीक है। देखो हाँ, इनर्शिया वगैरह तो सब हो गया। अब देखो फ्रिक्शन बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है ना, यहीं से चालू होगा ये, यहाँ से देखना। सबसे पहले एक बार बताओ इक्विलिब्रियम मतलब पता है, इक्विलिब्रियम याद है क्या? अगर दोनों साइड से फोर्स बराबर हो तो वो इक्विलिब्रियम में है। अब एक फोर्स कराई थी कल कि अगर यहाँ पे कोई बॉक्स रखा है, ठीक है, उसका कुछ मास है m, तो ये जमीन में कितनी फोर्स लगाएगा मान लो। अब किनारे नहीं, और किनारे लिख देते हैं। मान लो ये जमीन में लगा रहा है mg, है ना, नीचे g और m, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है g। नीचे mg लगा रहा है, लेकिन फिर भी नीचे क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये जो सरफेस है ये उसमें ऊपर के साइड फोर्स लगा रहा है, तो ऊपर के साइड जो फोर्स लगती है उसको क्या कहते हैं अपन? नॉर्मल, ठीक है। फोर्स का नाम सारी फोर्स का नाम याद रखना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स है। तो नॉर्मल फोर्स को अपन n से डिनोट करते हैं या तो अपन r से डिनोट करते हैं, तो तुम लोग स्कूल में लिख के आओगे r, ठीक है। मतलब रुको एक मिनट, सबसे पहले देखो नॉर्मल को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? r से, वैसे n से कई लोग करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में r दिया है तो r से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे n ना लिख के r लिख दे रहे हैं, r मतलब नॉर्मल। पूछो पूछो, क्या पूछ रहे थे? वो कैसे निकालते हैं? मास दिया है वेट इसका, किसी भी चीज में अगर किसी भी चीज का अगर मास m है, किसी भी चीज का अगर मास m है, तो वो नीचे साइड जो फोर्स लगाएगा, यानी ग्रेविटेशन के कारण जो फोर्स लगाएगा, उसको mg लिखेंगे। अब अगर अपन को मास दिया रहता, अगर मास मान लो इसका रहता 10 और g भी 10 रहता है ना, g तो 10 है वो अपन को मालूम ही है, और मास अगर 10 रहता तो 10 × 10 100 न्यूटन की फोर्स नीचे हो जाती, ठीक है। मतलब मान लो देखो इसका मास है अगर 10 किलो, ठीक है, 10 kg मास है, 10 kg मास है। अब mg क्या हो जाएगा? यहाँ पे मास क्या है? 10 इंटू एक्सेलरेशन भी है 10, तो 10 × 10 मतलब मास हो जाए, ये क्या कहते हैं, इनकी नीचे की फोर्स हो जाएगी 100 न्यूटन। क्यों? फोर्स की यूनिट नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज, देखो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma, और ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब मास इनटू नीचे कौन सा एक्सेलरेशन है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसलिए किसी भी चीज का जो वेट रहता है, जो नीचे की साइड फोर्स लगती है, वो mg होती है। हाँ नहीं, ऊपर तरफ नॉर्मल नहीं, जो सरफेस, हाँ नहीं नहीं 10 लेके चलना, जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया हो 9.8, 10 लेके चलना है। और अगर कहीं पे डेफिनेशन पूछी है तब अपन को 9.8 बताना है। ऐसे बताया था कि नीचे फ्रिक्शन लगता है, बस इतना ही। नीचे फ्रिक्शन अब मैं नहीं बता। कब की बात है? कल? नहीं, अच्छा पीहू मैम की? अरे नहीं, अभी यहाँ पे देखो ना, हम पूरा कवर करा रहे हैं। देखो ये नीचे नॉर्मल नहीं लगता, देखो नॉर्मल कोई भी सरफेस लगाता है। अब बताओ अगर ये 2 हाथ है, 2 हाथ नहीं, चलो ये अब हमारे पास तो मस्कुलर फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है, अगर हमने यहाँ पे मस्कुलर फोर्स लगाई उस साइड, हमारा हाथ अंदर क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि इसने हम पे नॉर्मल फोर्स लगाई है। समझ में आया? मतलब अगर हम उस पे लगाएंगे तो दीवार हम पे जो फोर्स लगाएगी वो होगी नॉर्मल फोर्स, मतलब कांटेक्ट के कारण जो फोर्स लगती है वो होती है नॉर्मल फोर्स। अब बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स तो कांटेक्ट के कारण लगती नहीं है, तो ये नीचे जो फोर्स लगा रही है, यानी ये वाला जो नीचे फोर्स लगा रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी उसको खींच रही है, लेकिन इसको रोक कौन रहा है? नॉर्मल फोर्स। समझ में आया? अब देखो अगर हमने धक्का लगाया, ये 2 ब्लॉक रखे हैं, अब तुम लोग की बदकिस्मती है कि इतने अच्छे क्वेश्चन तुम लोग को नहीं आ रहे, लेकिन अगर 2 बॉक्स रखे हैं और यहाँ पे हमने फोर्स लगाई 10 न्यूटन की, ठीक है, 10 न्यूटन की यहाँ पे फोर्स लगाई, तो देखो इस साइड इसमें फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की। अब बताओ इधर यानी इस पॉइंट का छोड़ दो, इस पॉइंट में एक ही फोर्स लग रही है इस साइड को 10 न्यूटन की, इस पॉइंट में बताओ, इस पॉइंट पे नहीं, देखो अब 10 न्यूटन नहीं, सबसे पहले ये, अरे 5 हाथ छोड़ो, ये बीच में है, 2 फोर्स कांटेक्ट में है, तो ये वाला बॉक्स इस पे क्या लगाएगा? नॉर्मल। और ये वाला बॉक्स इस पे भी लगाएगा नॉर्मल। अरे यार आर से लिखना था,
ठीक है, मान लो ये R1 है वो R2 है, तो दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल लगा रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ गई चीज, मतलब कॉन्टैक्ट से जो फोर्स लगती है वो नॉर्मल फोर्स रहती है। अब देखो अगर ये 10 की फोर्स उसमें लगा रहा है और वो बॉक्स नहीं हिल रहा, इसका क्या मतलब है? मतलब वहां से वो भी भी 10 नॉर्मल की फोर्स हाँ, अगर ये 10 की फोर्स उधर लगा रहा है, मतलब ये वाला बॉक्स जो R1 है ये 10 की नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, इसलिए दोनों स्टेशनरी है, इसलिए दोनों नहीं हिल रहे। इसका मतलब समझ में आ गया? तो ठीक है, नॉर्मल, यहाँ से फोर्स बढ़ा दें तो हिलेगा। हाँ अगर यहाँ से फोर्स बढ़ा देंगे तो हिलेगा। ठीक है, तो मतलब नॉर्मल होती है कांटेक्ट की फोर्स, यानी जो फोर्स कांटेक्ट के कारण आती है। तो उसके पास वो फोर्स खत्म नहीं होता। अब एक फोर्स होती है स्ट्रिंग फोर्स। फोर्स खत्म हो जाती है, हाँ, फोर्स खत्म हो जाती है। मतलब समझ नहीं जब तक थक पाया, जाओ जब लगातार जैसे कि अब उसके बाद 50 न्यूटन का टोटल फोर्स है, जब अभी 10 का लगा है। नहीं नहीं, जो वो तो इनर्शिया के कारण फोर्स है ना, वो कैसे खत्म होगा? इनर्शिया तो उसका उतना ही रहेगा। इनर्शिया मतलब जो उसका मास है उसके कारण फोर्स है ना, वो मास और नीचे का जो फ्रिक्शन है उसके कारण फोर्स है। हाँ, तो वो नहीं खत्म होएगा जब तक नीचे का फ्रिक्शन चेंज ना हो जाए या मास कम ना हो जाए। ठीक है, अब देखो एक फोर्स और देखो, स्ट्रिंग फोर्स। नॉर्मल देख ली ना, नॉर्मल सरफेस में लगती है। एक होती है स्ट्रिंग फोर्स, मतलब एक धागे से कोई भी चीज लटकी है। अब देखो धागे से कोई भी चीज लटकी है, इसका मास है m, तो ये नीचे कितनी फोर्स लगाएगा? mg। ठीक है, अब अगर ये चीज नीचे नहीं आ रही तो मतलब इसको कोई फोर्स ऊपर खींच रही है। धागे से लटका है तो धागे से जो फोर्स रहती है ना, धागे में जो फोर्स रहती है उसको कहते हैं स्ट्रिंग फोर्स। धागा मतलब स्ट्रिंग। ठीक है, STRING। देखो रबड़ में स्प्रिंग फोर्स जैसा कुछ रहेगा, धागा जो स्ट्रेचेबल नहीं है। देखो पूछे ना पूछे, हल्की सी चीज है, छोटी सी याद करने में दिक्कत नहीं है। स्ट्रिंग मतलब धागा, अगर ये चीज mg नीचे लग रही है तो इसको ऊपर कौन खींच रही है? धागा ऊपर खींच रहा है, मतलब स्ट्रिंग फोर्स इसको ऊपर खींच रही है। अब जो स्ट्रिंग फोर्स लगती है वो यानी जो भी चीज का समझ लो मास वगैरह रहता है, डायरेक्शन के अपोजिट रखती है। जैसे ये धागा है ना, तो यहाँ से स्ट्रिंग फोर्स ऊपर के साइड लगेगी। अब अगर यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ कितनी स्ट्रिंग फोर्स है, तो नीचे के साइड लगेगी। मतलब जहाँ से भी स्ट्रिंग फोर्स निकालनी है उसके अपोजिट साइड लगती है, यानी वो चीज खींच रहा है। ठीक है, अब देखो देखो एक चीज समझो, ये रस्सी है, इसको दो लोग खींच रहे हैं, एक उधर से एक इधर से। अगर हमको इस पॉइंट में रस्सी खींची हुई है, ठीक, दो लोग खींच रहे हैं, अगर इस पॉइंट पे स्ट्रिंग फोर्स निकालनी है तो स्ट्रिंग फोर्स किस साइड को जा रही है? उस साइड को। देखो कैसे, अगर यहाँ पे एक इंसान है, देखो ये इंसान उधर खींच रहा है, दो इंसान है, ठीक है, एक उधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है। अब इधर वाले इंसान को खिंचाव किस साइड महसूस होगा? उस साइड। मतलब इसमें फोर्स उस साइड लग रही है, मतलब स्ट्रिंग फोर्स इस साइड को जा रही है। अब इधर वाले इंसान को खिंचाव महसूस होगा इस साइड, क्योंकि रस्सी अपन इस साइड खींच रहे हैं, तो उधर वाला जो इंसान है उसको लगेगा कि रस्सी उस साइड जा रही है, तो उसके हिसाब से स्ट्रिंग फोर्स इधर लग रही है। अब समझ में आया स्ट्रिंग फोर्स कैसे? स्ट्रिंग फोर्स हमेशा अपोजिट में लगती है, यानी दूर भागती है स्ट्रिंग फोर्स, कि अपन को खिंचाव महसूस हो। अब देखो अगर मान लो धागे में टेंशन नहीं है, मतलब धागा ऐसे लूज छोड़ दिया, धागा लूज छोड़ दिया, अब दोनों को फोर्स नहीं मिल रही। ठीक है, तो मतलब अब यहाँ पे स्ट्रिंग फोर्स नहीं है। ठीक है, स्ट्रिंग फोर्स नहीं है या बिल्कुल नेग्लिजिबल है। ठीक है, अब देखो अगर भैया धागा ऐसा लटक रहा है, दोनों तरफ से ऐसे पकड़े हुए हैं, तो नहीं तो बिल्कुल नेग्लिजिबल मान लो ना। अब देखो बिल्कुल नेग्लिजिबल भी इसलिए बोला, रस्सी का कुछ मास होगा। अब रस्सी का अगर कुछ मास होगा m, है ना, रस्सी का मास है ये, तो इस पे एक नीचे mg की फोर्स लगेगी। अब अगर इस पे एक नीचे mg की फोर्स लगी तो यहाँ से हल्का सा धागा नीचे लटक रहा है ना, तो एक इस साइड टेंशन लगेगी। अब mg देखेगा तो mg को लगेगा उस साइड टेंशन है। ठीक है, तो मतलब लेकिन अब ऐसा कुछ आएगा नहीं तुम लोग को, बस ये मान लो कि स्ट्रिंग फोर्स हमेशा दूर जाती है। ठीक है, अब देखो स्ट्रिंग फोर्स हो गई अपवर्ड, नहीं स्ट्रिंग फोर्स अब दूर जाना। अब इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रिंग फोर्स ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्शन, क्या बोलेंगे? हाँ ठीक है, ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, इम्पैक्ट पॉइंट से हमेशा दूर जाती है। ठीक है, अब देखो स्ट्रिंग फोर्स ऐसे कराई नहीं थी, हमने हल्की सी चीज बता दी जिसमें ये बस याद हो जाए कि हमेशा दूर जाती है। अब देखो नॉर्मल फोर्स अपन को कराई है। अब देखो फ्रिक्शन बताते हैं, फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन की अपन को डेफिनेशन पता है, डेफिनेशन तो करानी नहीं है। मतलब जमीन में जो इरेगुलरिटी रहती है उसके कारण जो अपन चीजें आगे नहीं बढ़ पाते। अगर ये ऐसी प्लेन जमीन है, कोई बॉक्स यहाँ पे रखा है तो बॉक्स आराम से आगे बढ़ सकता है। अब ये जमीन में ऐसे इरेगुलरिटी है, अब बॉक्स आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, अब बॉक्स आगे बढ़ सकता है, बॉक्स आगे नहीं बढ़ता, ये इस इरेगुलरिटी पे निर्भर करता है।
अब जो इस इरेगुलरिटी का कोफिशिएंट रहता है, इसका कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट मतलब कितनी इरेगुलरिटी है, उसको अपन म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब इसको अपन कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सबसे पहले याद रखना म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन फोर्स कितनी लगेगी किस पे डिपेंड करता है, म्यू पे। और म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इतनी चीज याद रहेगी। अगर म्यू ज्यादा मतलब फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगी, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम है मतलब फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगी। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 हो गया मतलब फ्रिक्शन फोर्स बिल्कुल नहीं लग रही, वो प्लेन सरफेस है, ठीक है। बॉक्स की तो लाइट ही थोड़ी बहुत है नहीं देखो ना, बॉक्स के लिए अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है मतलब ये पूरा प्लेन हो गया, मतलब वो एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। तो सरफेस के कारण बॉक्स पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगी। अरे बॉक्स को अपन नॉर्मल मान के चलते हैं, बॉक्स स्मूथ ही है मान के है ना, क्योंकि बॉक्स का म्यू दिया नहीं, मतलब बॉक्स को अपन बिल्कुल आइस का ब्लॉक भारी, यहाँ फ्रिक्शन की बात हो रही है, भारी ठीक है, समझ में आया। इरेगुलरिटी मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे फ्रिक्शन डिपेंड करती है। अब देखो इधर पे फ्रिक्शन का सबसे पहले फॉर्मूला देखो अब क्या कहलाया, कितने प्रकार की होती हैं वो सब बताएंगे अभी कि कितने प्रकार की कैसी होती हैं। सबसे पहले फ्रिक्शन का एक फॉर्मूला देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला है, ठीक। काइनेटिक फ्रिक्शन यानी जब भी कोई चीज अब देखो जब कोई चीज खड़ी है उसका केस ही अलग रहेगा, जब कोई चीज मूव कर रही है। अच्छा काइनेटिक मतलब मालूम है, काइनेटिक मतलब मूविंग चीज से रिलेटेड रहता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मूविंग पार्टिकल, तो काइनेटिक जो भी चीज है वो मूविंग चीज से रिलेट करती है। तो अब देखो काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला बता रहे, सबसे पहले काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला वगैरह समझ लो, उसके बाद जितनी थ्योरी है वो कराएंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब पता है कि जब भी कोई चीज मूव कर रही है उस पर कितना फ्रिक्शन लगता है वो कहलाए काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका फॉर्मूला होता है म्यू एन। अब यहाँ पे म्यू के साथ के लगा दो क्योंकि ये म्यू काइनेटिक फ्रिक्शन का है, ठीक है। तो म्यू के एन या फिर म्यू एन, ऐसा लिखना पड़ेगा किसका? हाँ ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या फॉर्मूला है, म्यू के मतलब म्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल इनटू नॉर्मल। लगाना पड़ेगा के और दूसरे के अगर साथ होगा तो। इसका हाँ, क्वेश्चन ला। सब ये कि केवल अब उसमें क्वेश्चन नहीं है लेकिन हम कॉन्सेप्ट के लिए एक आध दो क्वेश्चन करा देते हैं। हाँ काइनेटिक फ्रिक्शन, हाँ वीडियो डाल देंगे। हाँ नहीं अरे लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी जो क्वेश्चन करवा रहे हैं कम से कम वो ये नॉर्मल फॉर्मूले लिख लो। अरे नहीं वो तो लिखोगे ना, अभी के लिए अगर अभी हम कोई क्वेश्चन करवाएं फिर बोलोगे फॉर्मूला क्या है। लंबी लंबी वीडियो है, एक एक दो वीडियो में टाइम लगे। वीडियो में तो क्या 10 सेकंड आगे बढ़ नहीं अरे अभी लिखो जितना करा रहा, अभी हम टाइम दिए ना, बाकी लोग भी लिख ही रहे तो उतनी देर क्या करोगे। अरे ये वीडियो ना देखो, थोड़ी वीडियो है वो तो बात है। ये वाली भी है आप। चलो देखो म्यू के एन, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। अब एक चीज देखो, एक चीज निकालो, ठीक है। हमने म्यू की वैल्यू दी है तुमको कि ये जो म्यू है इस रेगुलरिटी का म्यू, इसकी वैल्यू हमने दे दी 0.4, ठीक है। इसका मास हमने दे दिया 15 kg। चलो मास हमने दे दिया 15 kg, वो दे दिया 0.4। अब तुम लोग निकालो फ्रिक्शनल फोर्स निकालो, फ्रिक्शन फोर्स निकालो। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, मास दिया है, फ्रिक्शनल फोर्स निकालो। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये है 0.4। व्यू दिया है 0.4 6 आ गया। ठीक है 6 आया। अब 6 के आगे क्या यूनिट लगाओगे? नहीं न्यूटन। अरे फ्रिक्शनल फोर्स है ना, फ्रिक्शनल फोर्स है मतलब न्यूटन आएगा। देखो अब जिसको नहीं समझ में आया देखो क्या किया, ये 15 किलो का ब्लॉक है, ये जमीन पे कितना, वो न्यूटन है ना? नहीं ये नॉर्मल है, नॉर्मल। हाँ यार यहाँ आर लगा दे रहा। अरे अब हमारी एन ही की आदत है। पता नहीं एनसीईआरटी में काय आर कर दिया, सब लोग एन ही करके यूज करते हैं और उसमें तक नहीं आता ये चीज कभी। नीट के पेपर में कभी आर लिख के नहीं आता, हमेशा एन बन के आता है। तो कंफ्यूजन नहीं होती? जब बने के नहीं आता तो एन ही याद करे, एन ही आता है। आर होता तो कंफ्यूजन होती। चलो देखो अब म्यू आर मतलब म्यू यानी म्यू इंटू नॉर्मल,
म्यू क्या है अपना 0.4 है, नॉर्मल बस निकालनी है। अब ये ब्लॉक में नॉर्मल कितनी लग रही है, ये जमीन पे लगा रहा है mg क्या है इसका 15 इंटू 10 150 न्यूटन। अब अगर बॉक्स नीचे नहीं धंस रहा है तो ये ऊपर भी कुछ फोर्स लगा रहा होगा, ये फोर्स है नॉर्मल कितनी फोर्स आएगी, नॉर्मल भी इक्वल टू 150 न्यूटन आएगी। दोनों फोर्स बराबर है इसलिए ना बॉक्स ऊपर जा रहा ना बॉक्स नीचे जा रहा है। तो 150 न्यूटन अपनी क्या आ गई, 150 न्यूटन अपनी आ गई R। अब उसके बाद देखो ये 0.4 है इंटू 150 मतलब 15 4 से 60 600 और ये आ गया 60 न्यूटन अपना आंसर। 115। अच्छा अरे नॉर्मल फोर्स नॉर्मल 15 थोड़ी लगेगी, नॉर्मल तो 150 लगेगी ना। ठीक है तो अपना 60 न्यूटन आ गया आंसर। नॉर्मल 150 देखो ये 15 का ब्लॉक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगेगी 150, 15 क्यों लगेगी, एम जी देखो ये तो m बस है ना, m इंटू जी ग्रेविटेशनल फोर्स 10 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, तो 150 नीचे लगेगी तो ऊपर भी उतनी लगेगी तो 150 नॉर्मल हो गई। अब 150 इंटू 0.4 60 न्यूटन आ गया अपना आंसर। अगर 15 करेंगे तो भी आ जाएगा ना। हाँ? 15 करेंगे तो भी तो आ जाएगा। म्यू काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब म्यू के था 15 करेंगे तो भी तो आ रहा 6.0। म्यू के एम नहीं 6.0 आएगा नहीं तो 60 आया है। अच्छा ये 60 आएगा। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे ना। 15 क्यों करेंगे बताओ। देखो म्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.4, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.4 है। ये आर क्या है, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल कैसे निकालेंगे, पहले वेट निकालेंगे फिर वेट को रोक कौन रहा है नॉर्मल फोर्स, तो अपन नॉर्मल फोर्स निकाल लेंगे। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई होगा। हाँ और क्वेश्चन हाँ और क्वेश्चन कर रहा है। अब देखो इसमें एक बात ये है, एक बात फिर भी समझ लो। डेरिवेशन आ सकता है। हाँ इसका है डेरिवेशन। नहीं इसका डेरिवेशन नहीं आएगा। अब यहाँ से अगर अपन इसको धक्का लगा रहे हैं तो बोलोगे कि यहाँ पे भी एक नॉर्मल फोर्स लग रही है। मान लो यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स है, अगर ये दो ब्लॉक सटे हैं तो एक नॉर्मल यहाँ पे लगेगी एक नॉर्मल यहाँ पे लगेगी, लेकिन इन नॉर्मल की बात नहीं करनी क्योंकि देखो हाँ केवल अपन को ये वाली नॉर्मल चाहिए जो फ्रिक्शन के पास है, यानी उसी कॉन्टेक्ट में फ्रिक्शन भी होना चाहिए। अब देखो इस नॉर्मल का इस फ्रिक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अपन केवल ये वाली नॉर्मल की बात करेंगे जो परपेंडिकुलर रहेगी फ्रिक्शन से, यानी जहाँ पे मूवमेंट करेगी वहां से जो परपेंडिकुलर रहेगी, क्योंकि इसका लेना देना है। अब बाकी बता रहे हैं ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, फिर भी एक चीज बता दी कि अपन केवल उस नॉर्मल की बात करते हैं जिस नॉर्मल का इस फ्रिक्शन से लेना देना है। ठीक है, सारी नॉर्मल की बात नहीं करते। चलो एक क्वेश्चन और लो अब। रुको नहीं यार अभी ज़्यादा नहीं है, अभी ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन ले लो, एक और ले लो। मैं क्वेश्चन ही नहीं दे अगर आए थे मुझे ताली नहीं मारी। अरे उसकी हाई फाई क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। अगर मैंने दो के चार बार क्वेश्चन दी थी, अब मैं 90 सॉल्व करके आ रहे तो मेरे को समझ में नहीं आएगा क्या करके गया। मैंने फिजिक्स वाला से पढ़ा है। हां अरे पूरा टेस्ट हो सही था। किसने कौन है मैं फिजिक्स में बोल। चलो m की वैल्यू निकालो। किसकी? m की देखो ये एक मास है, ये यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है वो है 0.3 और फ्रिक्शनल फोर्स इस पे लग रही है 30 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स 30 न्यूटन। हाँ और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है एक्सेलरेशन लगेगा ना, एक्सेलरेशन 10 है तो 10 कहाँ, एक्सेलरेशन 10, अच्छा वो नीचे, हाँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हाँ कौन आ जाएगा मास? फ्रिक्शन देखो ये फ्रिक्शनल फोर्स है, देखो ये जो स्मॉल f बनता है ना, स्मॉल f बनता है फ्रिक्शनल फोर्स के लिए। ठीक है, अब ऐसा रहता नहीं है, फ्रीक्वेंसी के लिए भी बनता है, लेकिन यहाँ पे हमने बता दिया फ्रिक्शनल फोर्स है 30 न्यूटन और म्यू है 0.3, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया 0.3। अपन को निकालना है मास 3 kg। रुको देख रहे निकालो, इसी फॉर्मूले से आएगा, एक ही फॉर्मूला कराया है, निकालो। इससे आएगा हाँ अपन को मास निकालना। आर की तो वैल्यू निकालेगा, आर से पहले वो निकालेगा एक्सेलरेशन। आर एक्सेलरेशन तो पता है ना अपन को, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। 9
थोड़ा सा बस दिमाग लगा लो, ये वाला क्वेश्चन बन गया तो शायद कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, उसके बाद फिर हम करा ही रहे। सोच लो एक बार अच्छे से, ऐसा नहीं कर देना कि बिल्कुल अपन को फॉर्मूला पता है, कहीं भी कोई भी एक्सेलरेशन मिल गया फॉर्मूला में उठा के लगा दिए, थोड़ा लॉजिक लगा के कर। फोर्स तो नीचे लगती है ना। फ्रिक्शनल फोर्स जैसे अपन आगे जाते हैं तो मूवमेंट के अपोज में लगती है, ठीक है। ये अपना जा रहा है इस साइड को, ये आगे साइड को जा रहा है या फिर इस साइड को मान लेते, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसको नहीं जाने दे रही, अपोज कर रही है। कितना आएगा? 23 आएगा। एक सेकंड भैया ला रहा रुको, लोग को लाने दो फिर हम 0.23। देखते हैं। नहीं आएगा भैया। हाँ चलो, बहुत सारे आंसर आ गए हैं ना। 0.2393, ये देखते हैं क्या आएगा। हो गया तुम लोग का? भाई जल्दी कर दो, फास्ट करो, फास्ट। चलो अब देखो, फ्रिक्शन का क्या फॉर्मूला है। हाँ चलो, एक 30 भी हो गया, बहुत सारे ऑप्शन हो गए। देखो फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू के इंटू आर। अपन को फ्रिक्शन दी है तो यहाँ पे रख दो 30 न्यूटन, 3 आया मेरे शायद से। ठीक है। 30 न्यूटन रख दी फ्रिक्शन। अपन को म्यू के भी दिया है, मतलब 0.3 इधर रख दो। अब अपन को आर की वैल्यू चाहिए। आर की वैल्यू मिल जाएगी। आर की वैल्यू क्या आएगी, देखो आर की वैल्यू क्या आएगी, 30/0.3 इज इक्वल टू आर। तो आर की वैल्यू आ गई 100 आएगी ना, 100। आर की वैल्यू 100 आ गई, कैसे आई पता है ना, एक पॉइंट आगे किया, ऊपर 300 हो गया, नीचे 3 आया, 3 × 100 300। फ्रिक्शन और फोर्स एक ही है तो कहना है। काइनेटिक फ्रिक्शन, हाँ ना, फ्रिक्शनल फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन एक ही बात है। फ्रिक्शन को क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लेते ये कहाँ है, वो यू के म्यू के क्या है, म्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये केवल इसका नाम है, क्योंकि ये काइनेटिक फ्रिक्शन का इसलिए नाम है इसका के, बाकी है यही चीज, ठीक है। अब देखो आर अपना नॉर्मल कितनी आ गई, 100। अब नॉर्मल कहाँ पे है इसमें, नॉर्मल यहाँ पे है। आर ये किसके बराबर है, नीचे mg के बराबर है, तो नॉर्मल mg के बराबर है, तो मतलब सिंस r इज इक्वल टू mg, देयरफॉर 100 इज इक्वल टू mg, ठीक है। अब अगर 100 mg है, g की वैल्यू अपन को पता है 10, तो 100/g इज इक्वल टू m, मतलब m इज इक्वल टू 10। यहाँ पे 10 रखेंगे तो m 10 आ जाएगा। इतने सारे आंसर में एक भी 10 नहीं था, नहीं था। बढ़िया। और 3 कैसे आया हमें, तो ये 3 कैसे आया, मेरा तो पैटर्न ही अलग था। 3 मैंने गलत ही निकाला था। वो मैंने फोर्स इनटू मास इनटू एक्सीलरेशन किया था तो चलो ये समझ में आया कैसे। हाँ 30 ग्रेविटेशनल फोर्स लेंगे तो 300 हो जाएगा। 30 मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स 30 है देखो फ्रिक्शनल फोर्स 30 है, हाँ फिर तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। फ्रिक्शनल फॉर्मूला भी है, r इक्वल्स टू 10 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, 100 कैसे आया वो पूछ रहे हैं। म्यू। इसमें बताओ ना कौन सी वैल्यू समझ में नहीं आई। 100 कैसे आया, देखो 100 30/0.3 किया, 0. देखो ये काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू रखी, म्यू की वैल्यू रखी, आर। अब आर क्या है, नॉर्मल निकालना है, 0.3 को इधर लेके गए, 2 वैल्यू तो दी थी, तो आर अपना तुरंत आ गया। अब आर के बाद अपन को एम निकालना है, तो आर इज इक्वल टू एम जी होता है, अपन को पता है एम जी इज इक्वल टू आर। अब एम जी में भी जी की वैल्यू पता है, तो जब आर की वैल्यू पता है, जी की वैल्यू पता है, तो एम की बस निकालनी है। आर के नीचे जी ले गए, एम की वैल्यू निकाल ली। आ गया समझ में सबको, कोई डाउट हो तो पूछ लो एक बार, यानी इसी के ऊपर सारी चीजें बेस रहेंगी फ्रिक्शन में। 100 ही नहीं आता डिवाइड की तो छोड़ दो। ये r इक्वल्स टू m इज फॉर्मूला है। आर इज इक्वल टू एम जी। अब देखो आर इज इक्वल टू एम जी हर जगह वैलिड नहीं है। आर देखो इधर देखो, आर इज इक्वल टू एम जी हर जगह वैलिड नहीं है। यहाँ पे आर इज इक्वल टू एम जी क्यों था, क्योंकि ये नीचे फोर्स लगा रहा है एम जी, जिसको बैलेंस कर रही है नॉर्मल फोर्स, ठीक है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे वैलिड था इसलिए यहाँ पे आर इज इक्वल टू एम जी लिखा, कहीं और नहीं होगा, ठीक है। अब देखो एक नॉर्मल क्वेश्चन समझ में आ गया।
तो फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे निकाल दे, समझ में आ गया। ये चीज़ याद रख लेना। म्यू आर, म्यू क्या, फ्रिक्शन फोर्स की डेफिनेशन पता है, ड्यू टू इरेगुलरिटी, यानी जो मोशन को अपोज करती है उस चीज़ को अपन फ्रिक्शन कहते हैं। म्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये चीज़ें याद रख लेना। हाँ नहीं नहीं, लेकिन चीज़ें तो आएंगी, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछेंगे डायरेक्ट क्या होता है तो बताना पड़ेगा। म्यू क्या? कॉफी, हाँ जैसे अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिखा है तो म्यू बस, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लिखा है तो म्यू के नीचे के लगा दो। इसका मतलब क्या होता है, जितनी ज़्यादा रेगुलरिटी रहेंगी उतना ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहेगा, जितनी कम रेगुलरिटी उतना कम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ऐसे करके समझाओगे तो ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे आंसर शीट भरेंगी तो। ठीक है, ये वाली चीज़ समझ में आई। अभी जितना भी पढ़ा रहे हैं ऐसा सोच के नहीं पढ़ना, आने नहीं वाला, यानी ऐसे बाहर का कुछ नहीं करा रहे, कॉन्सेप्ट सही करने के लिए करा रहे। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू और कोएफिशिएंट्स। चलो देखो ये चीज़ समझ में आई। अब फ्रिक्शन की थोड़ी सी थ्योरी देखो। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तुम्हारे में तो फ्रिक्शन से पहले एंगल ऑफ फ्रिक्शन लिखा है। देखो फ्रिक्शन समझ में आया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन समझ में आ गया अपन को। अब देखो फ्रिक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कुछ चीज़ें बता रहा अच्छी। देखो एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, लिखा है देखो नहीं लिखा, स्टैटिक नहीं लिखा, भैया मेरी डेफिनेशन बता रहे नहीं। अब डेफिनेशन में लिखवा नहीं रहे, डेफिनेशन गूगल से देख एकदम समझा दे रहे, नहीं तो वही हो जाएगा रटने टाइप का। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, वो फ्रिक्शन जो बॉडी को हिलने नहीं देता। समझ में आया। अगर कोई स्टैटिक मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का एक जगह खड़े रहना। अगर अपन यहाँ से किसी को हिलाने की कोशिश कर रहे हो वो नहीं हिल रही, तो क्यों नहीं हिल रही, क्योंकि यहाँ पे जो इरेगुलरिटी है उसने उसको लॉक करके रखा है। तो वो फ्रिक्शन जो बॉक्स को हिलने नहीं देता, किसी भी ऑब्जेक्ट को हिलने नहीं देता, उसको अपन कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, समझ में आई ये चीज़, जो फ्रिक्शन किसी बॉक्स को हिलने नहीं, जैसे थोड़ा नाटक करो, नाटक भैया ये सिर्फ प्लेन में ही हो सकता है, ये मतलब कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता मतलब ऐसा नहीं, ये ऐसे वॉल पर नहीं हो सकता। है, वॉल पे हो सकता है। बॉल पे नहीं, आपका बॉल लगा इसको ऐसे पीछे धक्का दे रहा है तो हाँ, तो यहाँ पे फ्रिक्शन थोड़ी लगेगा, फ्रिक्शन तो इरेगुलरिटी के कारण लगेगा ना। हाँ, ये वही मैं पूछ रहा हूँ, बॉल पर नहीं रहता। देखो ना, अरे अभी तो टाइम नहीं तो बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल कराते हैं। अभी देखो जितना करा रहे समझिए, आखिरी में पूरा समझ में आ जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब जो है ना, यानी अभी एक्स्ट्रा डाउट नहीं पूछो अभी। क्या नहीं हिंदी में चलने दीजिए। नहीं हिंदी में नहीं, इंग्लिश में फिर वही ना रटने वाली बात हो जाएगी, लिख लोगे समझोगे नहीं। इंग्लिश में मैम तो पढ़ाती क्यों नहीं आता समझ में, मैम तो फुल इंग्लिश बोल के पढ़ाती है। उसको बोलना तो देखो समझ में आया। स्टैटिक फ्रिक्शन जो बॉक्स को हिलने नहीं देता। अब अगर कोई बॉक्स हिल रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट हिल रहा है, तो उसको एक नीचे की चीज़ रोक रही है, नीचे की इरेगुलरिटी उसको रोक रही है। तो अगर कोई चीज़ मूव कर रही है और उसको रास्ते की रुकावटें रोक रही हैं, है ना, यानी वो जो इरेगुलरिटी रहती है वो रोक रही हैं, तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ पे लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब जो मूविंग ऑब्जेक्ट को अपोज करता है, जो फ्रिक्शन मूविंग ऑब्जेक्ट को अपोज करता है उसको अपन कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसे एक आदमी खड़ा है, हाँ, और इधर धक्का दे रहा है उसको, हाँ। तो फ्रिक्शन यहाँ लगेगा, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। हाँ तो वो तो फ्रिक्शन ही है। हाँ, अरे तो फ्रिक्शन ही का तो प्रकार है, फ्रिक्शन का प्रकार है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक काइनेटिक फ्रिक्शन। मैं इसको धक्का दे रहा हूँ तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। हाँ, ये काइनेटिक, अगर हिला काइनेटिक फ्रिक्शन, अगर वहां पे नीचे टाइल्स की जगह पत्थर होता तो नहीं हिलता, वो कहला जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो देखो, अरे मत करो मत टाइल्स करो, क्या वो भी काइनेटिक में आएगा ना। हाँ, जहां भी मूवमेंट हो रहा है वो काइनेटिक में आएगा। ठीक है, मतलब देखो फ्रिक्शन क्या होता है, जो मूवमेंट को या फिर किसी भी चीज को अपोज करता है, मोशन को अपोज करता है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसा फ्रिक्शन जो किसी ऑब्जेक्ट को हिलने ही नहीं देता, और काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसा फ्रिक्शन जो मूविंग ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है। मूविंग ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करे काइनेटिक फ्रिक्शन, ऑब्जेक्ट को हिलने ही ना दे स्टैटिक फ्रिक्शन। दो फ्रिक्शन समझ में आ गए। अब दोनों फ्रिक्शन है, तो दोनों फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू आर। अब
स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? देखो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में अपन यहाँ पे लगा देंगे एस फॉर स्टैटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन में अपन लगा देंगे के, ठीक है, के फॉर काइनेटिक। तो ये हो गया म्यू एस इंटू आर और ये हो गया म्यू के इंटू आर। दो चीजें समझ में आई? हाँ, दो ही तरीके के रहते हैं, वो अभी बताते हैं। तो देखो एक हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, एक हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन। अब जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, लिख लो पहले थोड़ा सा। अब जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये दो प्रकार का होता है। एक बॉडी अगर रोल कर रही है, रोल करते करते आगे बढ़ रही तो भी वो आगे बढ़ रही है, और एक बॉडी अगर घसीटते घसीटते आगे बढ़ रही तो भी वो आगे बढ़ रही है। तो जो घसीटते घसीटते आगे बढ़ती है इसको अपन कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो रोल करते करते आगे बढ़ती है इसको कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये दोनों फ्रिक्शन मूव कर रहे हैं, रोल कर रही तो भी मूव कर रही है, स्लाइड कर रहा है। देखो स्टैटिक मूव नहीं कर रहा, रोलिंग मूव कर रहा है और स्लाइडिंग मूव कर रहा है। अब रोलिंग मूव कर रहे हैं तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन का प्रकार हो गया, स्लाइडिंग भी काइनेटिक होगी और स्लाइडिंग भी काइनेटिक फ्रिक्शन का प्रकार हो गया, ठीक है। ज्यादा आगे तक कौन वो करेगा भैया? मतलब करेगा रोलिंग, क्योंकि देखो रोलिंग फ्रिक्शन में बिल्कुल छोटे से पॉइंट पे फ्रिक्शन लगता है, छोटे से पॉइंट में फ्रिक्शन लगता है तो फ्रिक्शन का अफेक्ट कम होता है। इसमें पूरे सरफेस एरिया में फ्रिक्शन लगता है तो इसमें फ्रिक्शन का अफेक्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। और बात यह है कि जब वो गोल घूमता है, यानी अगर सरफेस एरिया बराबर भी मानना हो तो जब वो गोल घूमता है, मान लो ऐसी ऐसी चीज़ है, अब इस पे आगे जाना मुश्किल होगा और गोल घूमना सरल होगा, ठीक है। तो देखो स्टैटिक फ्रिक्शन जो मूव ही नहीं होता, ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करने देते। काइनेटिक फ्रिक्शन जो मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए मुश्किल खड़ी करता है, उनको रोकता है। फिर काइनेटिक फ्रिक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन, एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में थोड़ा ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है, रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे कम फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा सबसे कम फ्रिक्शन किस में लगता है, तो रोलिंग फ्रिक्शन में, ठीक है। ये ये नहीं पूछ सकते कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन? हाँ पूछेंगी, बता देना। तो देख बताया तो अब समझा दिया, अब अपने शब्दों में उनको समझा देना। समझ में ही आ रहा है, रोलिंग वाला घूमता है, स्लाइडिंग वाला मैं तो समझ गया। इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? मैं तो समझ इंग्लिश में बोल, इंग्लिश बोलेंगे। अरे कॉपी में फिर एग्जाम्पल लिख देना, एक बॉल का एग्जाम्पल दे देना, अच्छी डेफिनेशन। से मार्क्स मिल जाते हैं। हाँ एग्जाम्पल से नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन में वही रखना है कि कम साथ वो कम उसमें रोल करता है। अरे यार ऐसा फ्रिक्शन जो रोलिंग ऑब्जेक्ट में लगता है रोलिंग फ्रिक्शन, ऐसा फ्रिक्शन स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सर्कल नहीं। बस जितना समझा रहे हो उसको अपने शब्दों में वहाँ पे समझा के आ जाना, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन मूविंग ऑब्जेक्ट में लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन स्टैटिक ऑब्जेक्ट में लगते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। ये म्यू एस और म्यू के क्या है ये समझ में आ गया। म्यू एस मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू के मतलब कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। दो चीज़ें समझ में आ गई। अब देखो लक्ष्य आ गया, लक्ष्य 3 बजे पीवन खोला है, कैसे घूम लेगा वैन से तो आता है। ये पीवन का कॉल आया था, हाँ मांग लो। कल कॉल है, हाँ करो, बोल के बता। ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन समझ में आ गया अपन को, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन के दो टाइप भी समझ में आ गए। अब देखो एक बड़ी चीज़, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में देखो अंतर कैसा रहता है। अब एक बात बताओ, अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स है, यहीं पे समझा रहे, फ्रिक्शनल फोर्स किस साइड लगेगी, इस साइड लगेगी ना। अब देखो अगर मूवमेंट अपन को ऑब्जेक्ट को जाना है उस साइड, तो फ्रिक्शन अपन को उस साइड जाने से रोकेगा, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी इस साइड। ये चीज़ क्लियर है। अब अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है तो बताओ फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लगेगी। यहाँ से ऑब्जेक्ट 10 न्यूटन की फोर्स है। हाँ अब थोड़ी देर के लिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो अपोजिट में लगेगी फ्रिक्शनल फोर्स, वो भी 10 न्यूटन की लगेगी, ठीक है। इसके मास से कोई लेना देना नहीं है। अगर फोर्स लगेगी तो 10 न्यूटन की लगेगी। अब देखो मास से लेना देना कैसे है। इसका मास अभी अपन लेके चलते 100 किलो, ठीक है। अगर यहाँ से अपन 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहे तो कितनी लगेगी, तो भी 20 न्यूटन की फोर्स लगेगी। इतना भी वेट हो, लेकिन क्योंकि वहाँ पे म्यू नहीं है ना। हाँ कितनी नहीं, म्यू दी है, चलो म्यू 0.3 है, ठीक है। म्यू 0.3। अब बताओ। हाँ तो उससे थोड़ी कम हो जाएगी। नहीं देखो सिंपल सी बात है। एक क्वेश्चन ऐसा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब ये ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करने दे रहा, यहाँ पे लग रहा, इसका म्यू है 0.3, इसका वेट है 100 किलो, 100 kg का वेट है। अब अगर 100 kg का वेट है तो नॉर्मल कितनी लगेगी, 100 kg का वेट है। हाँ
आर 1000 न्यूटन नॉर्मल आया, तो नॉर्मल अपन ने लगा ली 1000 न्यूटन। अब अगर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 3 है, 1000 10 मल्टीप्लाई बाय mg मतलब m इंटू जी और फिर ऊपर भी उतना ही। तो देखो म्यू एस कितना है 0.3। अब 0.3 म्यू एस है, यहाँ पे बताओ मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, मतलब कितना धक्का देंगे कि वो उसको अपोज कर पाएगा। तो देखो कितना धक्का देंगे जिसको वो अपोज कर पाएगा, उससे ज़्यादा अपोज नहीं कर पाएगा। तो अपन कितना धक्का देंगे, अब देखो उसको कैसे निकालेंगे। अपन ने देखो ऐसा निकाला था, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू आर। म्यू कितना है 0.3, तो यहाँ म्यू आर लिखो, म्यू है 0.3 इंटू 1000, तो 300 आ गया, 300 न्यूटन आ गया अपनी फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब 300 न्यूटन की अगर अपन ताकत लगाएंगे तो भी वो उसको अपोज करेगा, ठीक है। मतलब अपन यहाँ से अगर 300 न्यूटन की ताकत लगा देंगे तो भी वो उसको अपोज करेगा, लेकिन अगर अपन 301 न्यूटन की ताकत लगा देंगे, 1000 क्या है नॉर्मल फ्रिक्शन, 1000 नॉर्मल फोर्स, हाँ। तो अगर अपन 301 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे तो नहीं, वो जितना भी आएगा लेकिन अपोज तो नहीं कर पाएगा, मतलब मूव करने लगेगा, ठीक है। मूव करने लगे, इतना बस कह रहे हैं कि अगर हाँ 300 रोक सकता है, लेकिन अपन ने 301 की लगा ली, मतलब अभी स्टैटिक नहीं, अभी मूव करने लगा, तो अब इसमें लगेगी काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो रो रहा है, रो रहा, चुप कराओ। वो आंसू छुपाने के लिए बहुत अजीब सा हंसता है रोते रोते। देखो समझ में आया, अब देखो जिसमें किसी को पता ना चले। तब देखो 301 न्यूटन की फोर्स लगाई तो अब ये मूव करने लगा। अब बताओ अगर अपन 209 न्यूटन की लगाए तो मूव करेगा, नहीं करेगा। अब अगर अपन ने 209 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ, 209 न्यूटन की फोर्स 301 में काइनेटिक हो जाता, लेकिन देखो 209 न्यूटन की लगाई तो मूव नहीं किया तो इसने अपोज में कितनी फ्रिक्शन लगाई बताओ। 209 लगाई, 300 तो नहीं लगाई। अगर अपन ने 209 की जगह 219 लगाते तो भी अपोज में कितनी लगाता, 219। अगर अपन जितनी भी लगा रहे हैं, मान लो अगर 10 न्यूटन लगा रहे तो अपोज में लगाएगा 10 न्यूटन, 200 न्यूटन लगा रहे तो अपोज में लगाएगा 200 न्यूटन, 300 न्यूटन लगा रहे तो अपोज में लगाएगा 300 न्यूटन। अगर अपन ने 219 लगाया और उसमें 300 लगाई तो अपन पीछे नहीं चले जाएंगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन का भी मूवमेंट थोड़ी कराता है, फ्रिक्शन हमेशा मूवमेंट को रोकता है। दीवार को अपन ताकत से करेंगे तो अपन पीछे तो जाएंगे, पैर तो फिसलेंगे ना, अरे वो फिसलना अलग चीज है, वो वैसे भी ऐसे फ्रिक्शन के फ्रिक्शन में जाएंगे। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, अपन जितनी भी फोर्स लगाएंगे तो वो अपोजिट में उतनी तो फोर्स लगाएगा। हाँ वही कह रहा कि अपन जितनी लगाएंगे वो रोका है ना, मतलब वो अपोजिट में उतनी फोर्स लगा रहा है। एक्शन रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट तो कल भी पढ़ाया था, मतलब अगर 200 लगा रहे तो 200 लगाएगा, जितनी लगाएंगे वो भी उतनी लगाएगा, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे अपन, म्यू आर से। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते म्यू एस इंटू आर। म्यू एस इंटू आर करेंगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की उससे ज्यादा ताकत वो नहीं रोक सकता। मतलब जैसे ओम है, अगर ओम 300 न्यूटन की ताकत संभाल सकता है तो उसको 300 न्यूटन से ज्यादा धक्का देना पड़ेगा, क्योंकि 300 न्यूटन से ज्यादा वो नहीं संभाल सकता, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब समझ में आ गया। लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, तो देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे म्यू एस इंटू आर, ये हो गई लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बिलो एफ
देखो, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन अपन ने निकाला म्यू एस इंटू आर से। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर होती है जितनी फोर्स अपन ने अप्लाई करी उसके बराबर, लेकिन ये ब्रैकेट में क्या लिखे कि जो भी फोर्स होगी वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स हो गई तो मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, दोनों चीज़ समझ में आ गई। अब नॉर्मली ये वाली चीज़ समझ में आ गई। अब एक चीज़ और समझो, काइनेटिक फ्रिक्शन में लिमिटिंग से ज्यादा फोर्स आता है क्या काइनेटिक फ्रिक्शन में? हाँ, लिमिटिंग फोर्स से ऊपर हो जाता है। लाइटिंग बोलो काइनेटिक काइनेटिक बोल रहा हूं, पागल है क्या? काइनेट लाइटिंग क्या होता है? अरे काइनेटिक काइनेटिक कहेगा कौन सा फ्रिक्शन है? ठीक है ना, ठीक है, स्पेलिंग गलत नहीं करके आना, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स अप्लाइड होता है। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। भैया उसकी स्पीड भी निकाल सकते हैं। स्पीड कितनी हम पता, हम ना केमिस्ट्री के पेपर के बाद सब पूछना, तब सब बताएंगे। अभी नहीं पूछो। केमिस्ट्री के पेपर केवल बी का पूछ। नहीं तो सही में दिमाग में शायद स्पीड रह जाए, स्पीड कैसे निकाल तो मेन चीज भूल जाओ। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो, देखो देखो एक चीज होती है, अरे यार जो अपन ने म्यू एस देखा, देखो एक चीज है बिल्कुल वर्बल बता दे रहे, याद नहीं रखना, लिखवा भी नहीं रहा, आएगी भी नहीं। जो म्यू एस होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा ज्यादा रहता है। सॉरी, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा ज्यादा रहता है। मान लो, देखो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हुआ? म्यू एस। ठीक है, म्यू एस की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, मान लो 0.3। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे? R इंटू 0.3, R इंटू 0.3 से लिमिटिंग फ्रिक्शन मिल जाएगा। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा तो इसको लगेगा कि ये जो इसका म्यू है, देखो अभी इसका म्यू का इफेक्ट कितना पड़ रहा है? 0.3 के बराबर। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा तो म्यू तो 0.3 ही रहेगा, लेकिन क्योंकि वो मूव कर रहा है, उसको एक रिदम मिल गया, तो उसके कारण इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। तो ठीक है, तो जो म्यू एस होता है वो हमेशा म्यू के से बड़ा होता है। मतलब कैसा? देखो देखो बात ये है कि एफ लिमिटिंग कैसे निकालेंगे? मान लो इसका हमने दे दिया 10 भी नहीं दिया, चलो अगर एम दे दिया, एम दे दिया, नॉर्मल कैसे निकालेंगे? नॉर्मल हो जाएगी एम जी हो गई, नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी हो गई। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे? तो एफ लिमिट इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, म्यू एस है 0.3, तो मतलब 0.3 mg। अब अगर ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगा, अगर ये ऑब्जेक्ट को अपन ने इतना ज़्यादा धक्का दिया कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो देखो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अभी भी R इसका कितना होगा? अपन यहाँ लिखेंगे F काइनेटिक, मतलब ऑब्जेक्ट मूव करने लगा, R कितना होगा? अभी भी mg होगा ना, सेम ऑब्जेक्ट है तो R तो mg रहेगा। म्यू कितना रहेगा? 0.3 ही रहेगा, क्योंकि सरफेस भी चेंज नहीं किया, सरफेस चेंज नहीं किया तो म्यू चेंज नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट को लगेगा कि म्यू कम हो गया, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट को लगेगा कि म्यू कम हो गया, तो यहाँ पे म्यू कम हो जाएगा 0.2। अब ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली इतना कम होएगा, लेकिन मान लो कि म्यू 0.2 हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट को ऐसा लगने लगेगा कि म्यू कम हो गया। ऑब्जेक्ट को अगर ये मूव करने लगा, बॉक्स अगर बॉक्स मूव करने लगा, जैसे वो है ना, पहले पढ़ते नहीं, चीजें कठिन लगती है, पढ़ने लगती चीजें सरल लगने लगती हैं। जब ये मूव नहीं कर रहा था इसको लग रहा था म्यू 0.3 है, मूव करने लगा तो म्यू तो 0.3 है, लेकिन इसको आसानी होने लगी, मूवमेंट, उसको मूवमेंट में आसानी होने लगी, तो अब ये म्यू का इफेक्ट उतना नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे अब इंसान पढ़ने लगता है तो कठिन सब्जेक्ट का इफेक्ट उतना नहीं होता, वैसे ही मूव करने लगा तो फ्रिक्शन का इफेक्ट उतना नहीं हो रहा, खड़े खड़े फ्रिक्शन का इफेक्ट ज्यादा लग रहा था। ठीक है, अब ये चीज समझा दी, आने नहीं वाली। ठीक है, लेकिन फिर भी इतनी चीज बस याद रखना, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा बड़ा होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से। ठीक है, और स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा बड़ा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन से, ऐसे कह सकते हैं। नहीं, वैसा नहीं कह सकते, केवल ये कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा होता है। थोड़ा बहुत सर्कुलर बात है। पहले देखो इतनी चीज समझ में आ गई जितनी पढ़ाई,
अब चलो एक क्वेश्चन बताओ। इसके बाद ही ना सर प्रमोशन। एक क्वेश्चन देखो। यार तो देने पड़ गया ना पास में। हाँ 5। अभी बताता हूँ इसको। मेरे को एक चीज बता। हाँ 30 ग्राम। ग्राम में दिए से पहले केजी में करेंगे। सबसे पहले केजी में करेंगे। किसी तो पॉइंट म्यू दिया है। 0.03 अब देखो किसी भी लेवल पे चाहे तुम लोग कहो चाहे देखो जब तक दिया ना रहे, जब तक दिया नहीं रहे कि काइनेट देखो म्यू एस और म्यू के, जब तक दिया ना रहे कि म्यू एस मान लो 0.3 है और म्यू के 0.2 है, जब तक स्पेसिफिक ना दिया रहे और केवल म्यू दिया रहे तो दोनों में म्यू लगा देना। ठीक है, अगर दिया है कि म्यू इज इक्वल टू 0.3 तो स्टैटिक फ्रिक्शन में भी 0.3 लगाना है और काइनेटिक फ्रिक्शन में भी 0.3 लगाना है। लेकिन अगर अलग से दिया है तो अलग अलग लगा सकते हैं। ठीक है, तो जब तक दिया नहीं रहा है दोनों में सेम यूज करना है। अब देखो अपन को म्यू दे दिया म्यू इज इक्वल टू 0.3। म्यू बनती है। अब बताओ नॉर्मल विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा जब इस साइड से अपन 10 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे। 10 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे जब इस साइड से ना पाए कितना फ्रिक्शन लगेगा देखो कितना लगेगा और कौन सा लगेगा बताओ, निकाल के बताओ। काइनेटिक लगेगा ये पता है बस। क्यों? अब उसका क्योंकि वो मूव करेगा 3 ग्राम में तो 0.03 केजी हो जाएगा। नहीं अरे सॉल्व करो ना। 0.03 करो। उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन लेगा। कितना हाँ नहीं देखो कितना फोर्स लगेगा और कौन सा फोर्स लगेगा ये निकालो। ठीक है, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा। म्यू और 0.003 आएगा ना। हां 0.03 वही तो मैं भी कह रहा आर कितना भी 0.3 नहीं आर इक्वल्स टू mg ना इक्वल्स 3 into 10 0.3 कितना लगेगा बताओ। काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा कि भैया ये तो 0.9 आएगा 0.9 आएगा। अभी हम नहीं बता रहे, सबका निकल जाए फिर बता दे सब बस। अब देखो सबसे पहले हां 0.9 ना सही है क्या बना रही हाँ सही है। अच्छा ये रुको और 0.3 और रुक जाओ भाई तेरा कैसे है 0.9 पहले अपन ने एम के पहले 0.0 क्या है 0.0 फिर से नॉर्मल निकाल नॉर्मल आया 0.3 दिया था कितना था 0.03 केजी ग्राम में दिया था 30 ग्राम तो केजी में कन्वर्ट करेंगे तो नॉर्मल कर देंगे वहां से 0.0 नॉर्मल नॉर्मल 0.3 आ गया फिर उस वाली फॉर्मूला क्या हो रहा है पता है ना u के r इक्वल कर दो ये क्या ये है कितना दिया था 0.03 और ये r कितना 0.3 क्या आंसर आया किसका 0.9 आया 0.9 0.09 है आंसर। देखो देखो 0.9 0.09 कैसे बेटा दरवाज़ा बंद कर देना। सबसे पहले एफ लिमिटिंग निकालेंगे कि कितनी फोर्स को ये रोक सकता है। एफ लिमिटिंग की क्या वैल्यू है, एफ लिमिटिंग की वैल्यू है 30 यानी देखो 30 नहीं
अब ये 30 है मतलब 0.03 kg। अब इसको kg में कन्वर्ट कर लें, 0.03 किलोग्राम, ये आ गया। अब R कितना आएगा, अपना R आ जाएगा 0.3 न्यूटन। 0.3 न्यूटन आ गई अपनी नॉर्मल फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब म्यू एस इंटू आर। म्यू एस कितने 0.3, 0.3 इंटू 0.3, 0.9 ठीक है। तो एफ लिमिटिंग आ गई 0.09 न्यूटन, यानी ये 0.09 न्यूटन से रोक सकता है। दो रोड के बाद आएगा, 2 0। हाँ, अब बताओ यहाँ पे अगर ये इस साइड से फोर्स लगती, देखो अभी 10 न्यूटन की क्वेश्चन में थी, अगर यहाँ से फोर्स लगती 0.3 न्यूटन की तो रोक पाता? नहीं रोक पाता, ये 0.09 ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। अब यहाँ से फोर्स लगती 0.03 न्यूटन की, तब रोक लेता। 10 न्यूटन में क्या काम हो भैया? 10 बताएंगे अभी, पहले ये जितना, अभी नीचे आ जाओ। 0.03 न्यूटन की लगती तो सामने से वो कितनी फोर्स लगाता? 0.03 की लगाता। 0.5 की लगती तो 0.5 नहीं रोक पाता, चलने लगती। 0.05 की लगती तो रोक लेता, सामने से भी लगाता 0.05। अब देखो यहाँ पे 10 न्यूटन की फोर्स लगी, रोक पाएगा कि नहीं? नहीं रोक पाएगा, वो तो बिल्कुल क्लियर है, नहीं रोक पाएगा। सामने से कितनी फोर्स लगेगी? 0.09, ठीक है। एफ लिमिटिंग 0.09 है, मतलब अगर वो वो 0.05 लगा तो सामने से भी 0.05 आएगा। हाँ, अगर 0.05 लगाते तो सामने से भी 0.05 आती। क्यों? क्योंकि वो एफ लिमिटिंग से कम है। लेकिन अब इतनी ज्यादा फोर्स लगा रहा है कि मूव करने लगी, तो वो रोकने के लिए कितनी 10 न्यूटन की फोर्स इधर लगाना चाहते हैं, लेकिन उसके पास है ही नहीं क्षमता। उसके पास क्षमता 0.09 न्यूटन की, तो वो उतनी ही फोर्स लगाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा तो वैसे ही नहीं लगा सकता। तो यहाँ से 10 के ऊपर या फिर 0.09 के ऊपर जितनी भी फोर्स लगे वो 0.09 लगाता जाएगा। तो ठीक है, ऐसा हो जाएगा जैसे केस 1 ले लेंगे। जब अपन फोर्स लगाएंगे, इधर की फोर्स रहेगी 0.03, तो सामने से भी फोर्स आएगी 0.03। केस 2 ले लेते हैं, जब फोर्स रहेगी बराबर, इधर से आएगी 0.09, इधर से भी आएगी 0.09। केस 3 इधर से जाएगी 0.1, तो सामने से आएगी 0.09, क्योंकि 0.09 से ज़्यादा वो नहीं लगा सकता, ठीक है। अब समझ में आ गई तीनों चीज़? आपने ऊपर वाला केस 1 में तो इक्वल लिया ना? देखो केस 1 में इक्वल नहीं लिया, लिमिटिंग फ्रिक्शन थी 0.09। केस 1 लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा था। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा रहेगा तो सामने से बराबर आएगी अपोज में। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर तो भी सामने से उतनी ही आएगी, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गया तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बस अपोज करेगा, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन से ऊपर जा नहीं सकता। ये लास्ट वाला का अपोज कर रहा है, अपोज नहीं कर रहा, लेकिन देखो रोक नहीं पा रहा, अपोज तो कर रहा है ना। कितना अपोज कर रहे? 0.09 न्यूटन का, ठीक है। समझ में आ गई तीनों चीजें। अब म्यू एस मतलब समझ में आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू के समझ में आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। अब जब भी डेफिनेशन वगैरह लिखने आए, ये सब अगर समझा दोगे कि एक लिमिट होती है, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन रहता है, जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं रहता दोनों साइड से बराबर फोर्स लगती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन में लिमिट के बराबर फ्रिक्शन बस होता है, तो पूरे से भी ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब फ्रिक्शन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फ्रिक्शन बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें दो चीजें हैं, एक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एक है एंगल ऑफ रिपोज। हम दोनों चीजें इकट्ठी कराएंगे थोड़ी देर से। अभी क्वेश्चन दे रहे हो? नहीं अभी कुछ और करा रहे हैं। अरे ब्रेक का टाइम नहीं है आज। भैया अक्षर आने के लिए बोल रहा था, मना कर दिया था क्या आपने? हमसे बात ही नहीं किया। वो सबसे बोलता है लेकिन आता नहीं। बोल रहा था मैंने कर, ये बात नहीं है। हमसे बिल्कुल बात नहीं हुई। आज हो रहा था। नहीं मेरे को मैथ्स के पेपर वाले नहीं बोल रहा था, मैं आगे कोचिंग आजा मना करो। कल वो वहाँ गया था ना, यूनिवर्सिटी के टिकट। चलो अब ये देखो, अब एक चीज देखो। अरे उल्टे हो गए, गोल घूम गए थे। देखो इक्विलिब्रियम में अपन ने देखा था। अच्छा देखो रेजोल्यूशन तो अब अच्छे से बनता होगा। वेक्टर का रेजोल्यूशन बताया था ना, cos थीटा और tan थीटा का आता है।
जहाँ एंगल रहता है वहाँ आर कॉस थीटा आता है, और जहाँ नहीं रहता वहाँ आर साइन थीटा आता है। मान लो ये है आर, तो ये होगा आर कॉस थीटा, है ना। अगर यहाँ थीटा है तो ये होगा आर साइन थीटा। थीटा कहाँ रहना चाहिए? यहाँ। अगर थीटा यहाँ पे रहता तो ये आर कॉस थीटा हो जाता, ये साइन थीटा रहता। ठीक है, अब ये चीज़ें अपन को अच्छे से पता है। अब देखो एक बढ़िया चीज़ दिखाते हैं, एक बढ़िया चीज़ देखो, इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन देखो, सबसे पहले प्लेन क्या होता है? फ्लैट प्लेन जो अपनी धरती है। इंक्लाइंड नहीं, इंक्लाइंड मतलब होते हैं जो एक साइड से थोड़ी सी उठी होती है। इंक्लाइंड प्लेन मतलब ऐसा प्लेन है। अब देखो, इंक्लाइंड एक साइड से उठा हुआ प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन। मान लो ये एंगल है थीटा, अच्छे से समझना ये वाली चीज़, वैसे मुश्किल नहीं जाएगी। ये एंगल है थीटा, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास है m। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास है m। अभी ये इक्विलिब्रियम में नहीं कह रहे हम, ठीक है। अभी ये नहीं बोल रहे कि इक्विलिब्रियम में, अरे चल मान लो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में मतलब ये ना नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा। अब एक चीज़ बताओ, इस पे फोर्स कौन कौन सी लग रही है? सबसे पहले नॉर्मल देखो, फ्रिक्शन के बारे में तो अपन को दिया नहीं है। देखो, एक फोर्स लग रही जो उसको ऊपर खींच रही होगी और एक फोर्स लग रही जो उसको नीचे खींच रही होगी। दोनों फोर्स बराबर है, इसलिए मूवमेंट नहीं हो रहा। सबसे हिल ही नहीं रहा तो काइनेटिक आएगी नहीं। स्टैटिक फ्रिक्शनल होगा। देखो, फ्रिक्शन की बात ही नहीं कर रहे ना। फ्रिक्शन हमने बोला ही नहीं कि यहाँ पे कोई, हम कह रहे हैं स्मूथ प्लेन है। चलो स्मूथ प्लेन है, फ्रिक्शन की बात ही नहीं, स्मूथ प्लेन है। देखो टेंशन भी नहीं लगे, कहाँ रस्सी दिख रही? ग्रेविटेशनल तो लगा, ग्रेविटेशनल तो पक्का से लगेगा। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल लगाओ, नॉर्मल भी लगेगी, ठीक है। सबसे पहले हाँ, किसी भी चीज में ग्रेविटेशनल फोर्स लगते हैं दुनिया की। हाँ, जमीन से जुड़ी है ना वो तो। तो दुनिया की किसी भी चीज में ग्रेविटेशनल फोर्स लगते हैं, तो ग्रेविटेशनल तो सभी में लगेगा। सबसे पहले इसमें ग्रेविटेशन लगा दो। देखो यहाँ से ग्रेविटेशन कहाँ लगेगा बताओ? ऐसे लगेगा कि ऐसे लगेगा? ऐसे लगेगा। ग्रेविटेशन बिल्कुल नीचे लगता है, ठीक है। प्लेन से मतलब नहीं कि यहाँ पे ऐसा इंक्लाइंड प्लेन, ग्रेविटेशन बिल्कुल नीचे लगते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल बिल्कुल धरती में धंस जाते हैं, तो इसको यहाँ पे लगा दिया। कितना लगेगा? mg लगेगा। अब देखो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, यहाँ तो ऑब्जेक्ट आ नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे ये है। अब बताओ नॉर्मल कहाँ लगेगा? ऊपर तरफ लगेगा। नॉर्मल ऐसा जाएगा कि ऐसा जाएगा बताओ? जिस तरह ग्रेविटेशनल ऐसा जाएगा ऐसा जाएगा। नहीं, नॉर्मल फोर्स लगता है सरफेस में। सरफेस इसका ऐसा है, अगर सरफेस ऐसा है तो नॉर्मल फोर्स लगेगा ऐसा। सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, जिधर भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल फोर्स। अगर सरफेस ऐसा है तो नॉर्मल फोर्स हो गया ऐसा। अब देखो दो फोर्स हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा रहता है? ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड रहता है, नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहता है। क्या कह रहे हैं? जितना वो ग्रेविटेशनल है उतना नॉर्मल नहीं, अभी नहीं। देखो नॉर्मल को ये कहाँ बैलेंस कर रहा है? ये थोड़ी बैलेंस कर रहा है। अगर यहाँ पे कोई फोर्स होता वो बैलेंस करता ना, ये थोड़ी बैलेंस कर रहे हैं नॉर्मल को। अब देखो अपन ने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखा था, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखा था। अब सबसे पहले ये बताओ, अगर ये एंगल थीटा है और देखो इसको अगर पूरा नीचे ले जाएं तो 90 डिग्री ट्राइंगल बन गया। सब में ऐसे ही बनेगा। अगर ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल कौन सा होगा? ये वाला एंगल अगर छोड़ भी 90 माइनस थीटा होगा, है ना। ये एंगल 90 है, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। इसको ऐसे ही लिखे रहने दो। अब जरा देखो, इसके दो वर्टिकल कंपोनेंट लेना है। देखो कैसे, एक कंपोनेंट ले लेंगे अपन इंक्लाइंड के साथ और एक कंपोनेंट ले लेंगे सरफेस के परपेंडिकुलर यानी अपोजिट, नॉर्मल के अपोजिट। तो अपनी मेन फोर्स कौन सी है? mg। मेन फोर्स mg है। mg के दो कंपोनेंट लेंगे, एक कंपोनेंट आएगा इधर को और एक कंपोनेंट आएगा इधर को। बोलो ये समझ में आया? जब दो कंपोनेंट ले लेंगे तो mg हट जाएगा, है ना। अब mg के अपन दो कंपोनेंट ले लेंगे। mg फिर यहीं आ जाएगा। हाँ देखो mg अब इन दोनों में बढ़ जाएगा ना। तो देखो mg के दो कंपोनेंट लिए, एक इंक्लाइंड और एक परपेंडिकुलर। समझ में आया ये? हाँ, mg को रिजल्टेंट मान लिया, दो कंपोनेंट ले लिए। अब बताओ ये 90 डिग्री एंगल लिख रहे हैं, ये 90 डिग्री एंगल है। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कौन सा हुआ? थीटा बस हो जाए। देखो अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये पूरा 90 है तो ये थीटा बस नहीं बचा। अरे
ये एंगल देखो, हाँ थीटा थीटा थीटा। अगर ये एंगल पूरा 90 है, 90 माइनस 90 माइनस थीटा, तो एंगल थीटा नहीं बचेगा। कैसा कैसा 90 माइनस 90 कहाँ से है? अरे देखो यार, 90 में तो ये थीटा है, हाँ ये एंगल है 90 माइनस थीटा। अब अपन ये एंगल अपन को पूरा एंगल कितना दिख रहा है, 90 दिख रहा है। तो अगर 90 में से माइनस कर दें 90 माइनस थीटा, तो क्या बचेगा, थीटा बचेगा। ठीक है, कैसे किया, 90 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस थीटा, तो ये वाला एंगल आ जाएगा थीटा। 90 थीटा में मल्टीप्लाई नहीं होगा क्या, 90 थीटा में? अरे माइनस है, क्यों मल्टीप्लाई होगा, माइनस है। ये एंगल थीटा आया, पहले बताओ सबको समझ में आया? 90 माइनस 90 एक बार निकाल के देख लो, ये थीटा आया। माइनस थीटा आएगा ना। माइनस थीटा। अरे माइनस थीटा कहाँ से आएगा यार, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस 90 माइनस 90 जीरो हो गया, प्लस थीटा। माइनस 0 प्लस थीटा करके देखो एक बार, कॉपी में करके देखो थीटा कैसे आया। बाल कटवा रहे थे। मैं तो जाऊंगा अभी, तो यार मैं ही कटवाऊंगा। अभी जा रहे हो बाल कटवाने? यहाँ साइड पे मैं को आगे मैं समझाऊँ दो तीन भाई कटवा ले देकर के काट तो मैं चलो चलो चलो, करो करो, थीटा समझ में आया सबको कैसे आया? ठीक है, नॉर्मल से अपना थीटा आ गया। अब बताओ ये थीटा अपन को मिल गया। अब थीटा मिल गया तो इसको जरा भूल जाओ, इस वाले को भूल जाओ, इस वाले को भी भूल जाओ। कुल अपन को ये पता चल गया कि ये वाला एंगल थीटा है। ये लाइन क्या हो जाएगी, एम जी कॉस थीटा। ये थीटा है, ये रिजल्टेंट एम जी कॉस थीटा हो गई। तो इसको अपन ने लिखा एम जी हाँ कॉस थीटा। वो एमजी साइन थीटा। ये वाली एम जी साइन थीटा हो जाएगी, एम जी साइन थीटा। वो एलजी भी मिटा दो ना वो। हाँ अब मिटा दे रहा है, इस एम जी को भी मिटा दे, इसको ऐसे इसको ऐसे मिटा दे रहे, ठीक है, जिसमें पता भी रहे कि ये कंपोनेंट कहाँ से ये आया। एक थीटा है, जैसे एक थीटा दी है और उसकी परपेंडिकुलर एमजी दी है, तो एमजी को उठा के यहाँ नहीं ला सकते। मतलब उसे एमजी साइन थीटा एमजी कॉस थीटा लेते हैं बेस वाली। किसको, इसको नहीं बेस वाली को, बेस वाली इसको? ये जिसमें थीटा बना है। हाँ जिस पर थीटा बना है ये वाला। इस जो थीटा बना है इसको एम जी कॉस थीटा नहीं ले सकते। रिजल्टेंट को अगर अपन कुछ मान ले तो जहाँ आए तो रिजल्टेंट किसको मानोगे, कुछ भी मान लोगे क्या? रिजल्टेंट कुछ भी थोड़ी मान, देखो फोर्स यहाँ पे लग रही है, कॉन्क्यूरेंट फोर्स है, पॉइंट से लग रही है। अब यहाँ से नीचे गया, अपन को मेन ये वाला एंगल निकाला, अब अपन ने ले लिया एम जी कॉस थीटा, उसको ले लिया एम जी साइन थीटा। ठीक है, ये समझ में आ गया। जहाँ से परपेंडिकुलर रहेगा वहीं से तो लगेगा ना। क्या, हाँ वहीं से लगेगा, कहीं से भी ले सकते हैं। कहीं से भी नहीं ले सकते। अब कंपोनेंट ऐसे यहाँ पे थोड़ी लगा देंगे, यहाँ लगाने का कोई मतलब ही नहीं है ना, कंपोनेंट यहाँ लगाने का मतलब है प्लेन के अलोंग। तो अब देखो एक एम जी साइन थीटा आ गया, अब नॉर्मल के जस्ट अपोजिट आ गया एम जी कॉस थीटा। बताओ ये मास अंदर आ रहा है क्या, अंदर तो नहीं धंस रहा, वहाँ पे खड़ा है। क्यों खड़ा है, क्योंकि इसको नॉर्मल फोर्स रोक रही है, और ऊपर भी नहीं जा रहा क्योंकि इसको नीचे से एम जी कॉस थीटा रोक रही है। तो मतलब एम जी कॉस थीटा और नॉर्मल बराबर है, ये समझ में आया? तो n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा हो गया। पेपर में आएगा ये वाला क्वेश्चन, देखना, n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा हो गया। अब बताओ एम जी साइन थीटा के अगर अपोजिट में एक इक्वल, नॉर्मल कैसे लगे, कॉन्टेक्ट ही नहीं है किसी का, एक एम जी साइन थीटा के बराबर फोर्स लगेगी तो ये पूरा ऑब्जेक्ट रहेगा इक्विलिब्रियम में। अगर एम जी साइन थीटा से कम फोर्स लगेगी तो ऑब्जेक्ट नीचे चला जाएगा। ये समझ में आया? मतलब अगर F को इसको रोकना है तो F रहना चाहिए एम जी साइन थीटा के बराबर, है ना। तो यहाँ लिख लो F शुड बी इक्वल टू, और नहीं इक्वल टू ठीक है, आ गया समझ में ये वाली चीज? भैया ये हाँ। फ्रिक्शन ही कट ऑफ है। नहीं फ्रिक्शन का नहीं है, ये अभी बता रहे हैं कि फोर्स को बैलेंस कैसे करते हैं, ऊपर नीचे फोर्स कैसे बैलेंस करते हैं, फिर अभी इसमें फ्रिक्शन भी घुसेगा, इसलिए पहले ये वाली चीज़ सीख लो अच्छे से।
बना लो बना लो। क्या करके बनाना है इसको, क्या लिख के? ऊपर इंक्लाइंड प्लेन लिखो। तो ये नॉर्मल को बैलेंस कौन कर रहा है, तो नॉर्मल को वही बैलेंस करेगा ना जो फोर्स उसके अपोजिट रहेगी। तो अपन को निकालना है नॉर्मल के अपोजिट कौन सी फोर्स है। तो वो अपन ने निकाल ली mg cos थीटा, और ये वाली निकाल ली mg sin थीटा जो इसके अपोजिट है। शुड लिखा ना, f शुड बी इक्वल टू mg। हाँ, f शुड बी इक्वल टू mg cos थीटा, मतलब ये वाला f mg sin थीटा के बराबर रहना चाहिए जिसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहे। अगर ये mg sin थीटा से छोटा रहा तो ऑब्जेक्ट नीचे खिसक जाएगा, और mg sin थीटा से बड़ा रहा तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। नॉर्मल को ऑल लेंगे ना। हाँ, r ए ना, इनके बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। अब देखो मिटा दें, बना लो बना लो, मन से अच्छे से समझ लेना ये चीज़ कैसे बनाई है हमने। ये F मतलब क्या है? हाँ, ये ऊपर F एक फोर्स है, ठीक है, F एक फोर्स है। वो फोर्स अगर mg sin थीटा से बड़ी रही तो ऊपर चला जाएगा, कम रही तो नीचे स्लाइड कौन कर। रहा हुआ है? वो अभी नहीं बताया, नहीं बताया, ठीक है। एक फोर्स है, किसी ने मान लो रस्सी से खींच लिया। हो गया। हो गया, समझ में आया। mg cos थीटा और mg sin थीटा बनाते बन जाएगा अच्छे से। चलो अब देखो हाँ बना लो बना लो। अब देखो नॉर्मल सी चीज़ है, थीटा हमेशा यहीं पे दिया जाता है। अगर कभी भूल भी जाओ तो इतना हमेशा याद रखना कि जो नॉर्मल के अपोजिट रहता है वो mg cos थीटा रहता है। शुड लिखना है, S शुड, H हाँ, U L D। शुड, ये इन रेस्ट रेस्ट, SHWLD OULD, वैल्यू होता है, SHOULD है वो। अच्छा यू ऐसे जो यू है डबल वो नहीं कोई इक्वल टू ठीक है। mg sin थीटा कहाँ लगता है, परपेंडिकुलर के साथ, ये क्या कहते हैं, स्लाइड के साथ लगते हैं, इंक्लाइनेशन के साथ। mg cos थीटा लगता है नॉर्मल के अपोज में, परपेंडिकुलर। ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। हाँ, आपका एस तो दिख ही नहीं था भैया। अरे ठीक है ना, समझ में आ गया ना। अब इतना समझा दिया, उसके बाद लिखेंगे भी थोड़ी अच्छे से। मुझे तो लगा वो आगे भी लिखा है। फिर मैं तेरे निकालेंगे पेपर। देखिए मेरा चलो ठीक है। थीटा वगैरह थीटा निकालते तुम लोग से बनने लग, ठीक है। थीटा से कंपोनेंट कैसे निकालेंगे ये तुम लोग को समझ में आ गया। अब जरा एक चीज़ बताओ, ये यहाँ से बनेगा। देखो थीटा थीटा F1 देखो, ये बताओ, ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है। नीचे जो फोर्स लग रही है वो लग रही है कितनी, 10 दिया है। तो नीचे देखो, अब यहाँ पे ये रस्सी है, इस पॉइंट में देखो ये तीनों रस्सी हैं। इस पॉइंट में देखो अगर टेंशन निकालनी है तो एक टेंशन ये, एक टेंशन ये, एक टेंशन ये। अब ये वाली टेंशन T1 लिख देते हैं इसको, ठीक है, F1 की जगह T1 लिख देते हैं। ये जो T1 है वो इस वाली के इक्वल है, मतलब दोनों को T1 ले लिया। ये दोनों थीटा भी इक्वल है। अब बताओ नीचे कितनी फोर्स लग रही है, सबसे पहले बताओ। 10 kg मास है, नीचे कितनी फोर्स लगेगी, 0.0 100 न्यूटन। तो मतलब नीचे साइड फोर्स लगेगी 100 न्यूटन। अब देखो नीचे साइड फोर्स लगेगी 100 न्यूटन, लेकिन ये चीज़ नीचे क्यों नहीं जा रही, इक्विलिब्रियम में, क्योंकि ऊपर एक टेंशन लग रही है। तो ऊपर ये जो ये वाली टेंशन रहेगी वो टेंशन भी रहेगी 100 न्यूटन। टेंशन क्या हो, टेंशन मतलब जो रस्सी में फोर्स लगती है, रस्सी जो खींचती है, किसी फोर्स से खींच रही है उसको कहते हैं टेंशन। स्ट्रिंग फोर्स, स्ट्रिंग फोर्स है ना, पिछली बार स्ट्रिंग फोर्स बोला था ना, हाँ, स्ट्रिंग फोर्स को अपन टेंशन कहते हैं, ठीक है। तो इतनी टेंशन कितनी, 100 न्यूटन। अब एक स्ट्रिंग में टेंशन चेंज नहीं होती, मतलब अगर यहाँ पे 100 न्यूटन लग रही है तो यहाँ पे 100 न्यूटन नीचे लग रही है,
यहाँ 100 न्यूटन ऊपर लग रही तो वहाँ पे 100 न्यूटन नीचे लग रही, ठीक है। टेंशन की होगी चेंज यहाँ पे इस पॉइंट में, तो मतलब इस पॉइंट में 100 न्यूटन की टेंशन नीचे लग रही है। बोलो ये चीज़ समझ में आई? हाँ। अब अगर ये चीज़ इक्विलिब्रियम में है तो तुम लोग को निकालना है ये T1 कितना है, कितनी फोर्स लगा दो? T1 कितना है ये निकालो, या फिर ऊपर साइड कितनी फोर्स लगेगी ये निकालो। ऊपर साइड तो 100 लगेगी। 100 लगेगी ऊपर। 100 दोनों में इक्वल लगेगी ना? ऊपर साइड 100 लगेगी तो T1 कितना रहेगा, या इस टाइप का कुछ चीज़ निकालो। 100 देखो 50-50 नहीं रहेगा। अब देखो ये चीज़ 50-50 तब होता है जब दोनों ऊपर लगा रहे होते। अब देखो 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 ये चीज़ समझो, कंपोनेंट निकालते बनता है, T1 की कंपोनेंट निकालो, कंपोनेंट निकालो। अरे वो वाला कंपोनेंट यार, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, उसी को तो कंपोनेंट कहते हैं। तो r cos थीटा कौन सा है? वो वाला r cos होगा, नीचे वाला r sin। ये कौन सा होगा? sin। वो mg होगा। ये कौन सा होगा? r sin mg। अरे cos थीटा। आर कॉस होगा ना, ये टेंशन है, ये यहाँ पे थीटा लगा है तो ये टी साइन यानी टी कॉस थीटा होगा, तो ये T1 कॉस थीटा हो गया। बोलो ये समझ में आया T1 कॉस थीटा कैसे? नहीं पहले ओप बताओ ये समझ में आया? ठीक है, ये टेंशन था, टेंशन को रिजल्टेंट लिया तो ये हो गया T1 कॉस थीटा, ये हो गया T1 साइन थीटा। अब इसके कारण भी ये कौन सा होगा? T1 कॉस थीटा, ये हो जाएगा T1 साइन थीटा, ठीक है। अब देखो दो T1 साइन थीटा ऊपर है, एक T1 कॉस थीटा इक्वल है, एक T1 कॉस थीटा इक्वल है, मतलब एक T1 कॉस थीटा इस साइड आ रहा है और एक T1 कॉस थीटा उस साइड जा रहा है। दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, दोनों एक दूसरे को काट देंगे, मतलब देखो ये भी T1 कॉस थीटा, ये भी T1 कॉस थीटा, मतलब ना वो उस साइड जाएगा ऑब्जेक्ट, ना इस साइड जाएगा। अपन को पहले से मालूम है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे। ये चीज़ समझ में आई? अब देखो इन दोनों को तो मिटा ही दो क्योंकि ये कंपोनेंट में बट गए हैं। अब ऊपर कौन सी फोर्स बची? T1 साइन थीटा प्लस T1 साइन थीटा, मतलब 2T1 साइन थीटा। ऊपर ये फोर्स बची, मतलब ये जो 100 न्यूटन की फोर्स नीचे है उसको बैलेंस कर रही है T1 साइन थीटा ऊपर साइड को। समझ में आ गया आप? मतलब 100 न्यूटन की फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है? 2T1 साइन थीटा। ये चीज़ समझ में आ गई? ठीक है, कंपोनेंट निकालना सिखाने थे इसलिए बता दिया, लेकिन नहीं केवल समझाने के लिए था कि कंपोनेंट निकालने के बाद अपन को पता चलता है कौन सी बैलेंस कर रही। अगर ये चीज़ नीचे है और ये इधर को जा रही तो अपन डायरेक्टली नहीं बता सकते कि ये वाली फोर्स इसको कैसे बैलेंस करेगी। पहले इसका ऐसा कंपोनेंट निकालो जो इस फोर्स के अपोजिट हो, फिर उसके बाद अपन बता सकते हैं। अभी अपन ने कंपोनेंट निकाला ये वाला, ये इसके अपोजिट था, तब अपन बता सकते हैं कि कितनी बैलेंस कर रही है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई? अब देखो नहीं बैलेंस करने को तो आएगा, इक्विलिब्रियम इसलिए कराया। हाँ बोलो। लक्ष्य मोबाइल मध्य कर, मोबाइल मध्य कर ले थोड़ी। चलो ये वाली चीज़ समझ में आ गई। अब देखो अब बता रहे कैसा क्वेश्चन कराया था मैम ने। ठीक है, अब देखो जरा देखो, एक होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एक होता है एंगल ऑफ रिपोज। सबसे पहले बताते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, एक ये अपन ने ले लिया नॉर्मल प्लेन, नॉर्मल प्लेन है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया, एक नॉर्मल प्लेन ले लिया। अब इसमें नॉर्मल लगेगी ऐसे ऊपर, तो यहाँ पे लगा दी नॉर्मल। ये तो अपन को मालूम है फ्रिक्शन जिस भी साइड मोशन होगा उस साइड के अपोज में लगेगी। तो अपन मान के चलते हैं अभी कि अपन उस साइड धक्का दे रहे हैं, किसी भी साइड मान लो, उस साइड मान लो, इस साइड मान लो, कहीं भी मान सकते हैं। अपन मान के चलें उस साइड धक्का दे रहे हैं। अगर उस साइड धक्का दे रहे तो फ्रिक्शन किस साइड लगेगी? इस साइड लगेगी। तो अपन ने यहाँ पे बना दी फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ पे बना दी फ्रिक्शन। मान लो इस साइड अपन धक्का दे रहे थे तो ये है फोर्स अप्लाइड। फोर्स अपन बॉक्स पे देंगे ना, हाँ ना, इस साइड लगेगी। अरे फोर्स अपन बॉक्स पे दे रहे हैं उस साइड जाने के लिए, तो फ्रिक्शन इस साइड लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई फ्रिक्शन। अब देखो काइनेटिक स्टैटिक फर्क नहीं पड़ता, फोर्स उस साइड अप्लाइड है तो फ्रिक्शन इस साइड होगी। ठीक है, अब देखो म्यू एस मान के चलना कि ये रुकी हुई है। ठीक है, रुकी हुई मान के चलो, मतलब ये हिल नहीं रहा है, बस अपन ने बता दिया फ्रिक्शन किस साइड लग रहा है, इस साइड।
जितनी फोर्स उतना फ्रिक्शन। अब देखो आर अपन को पता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू एस आर, ऐसे निकालते हैं, एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू एस आर। अब इधर पे देखो जरा, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये क्या कहते हैं अपना नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में अपन ने बना दिया, अच्छा ऐसा नहीं सॉरी, अच्छा हाँ ऐसे ही तो बनेगा, यहाँ अपन ने बना दिया ये, ठीक है, एंगल बना दिया। अब इसको सॉरी एक मिनट रुक जाओ, इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे तो किधर आएगा, बीच में आएगा, रिजल्टेंट इस साइड को जाएगा, ठीक है, ऐसे समझो, रिजल्टेंट इस साइड को गया, रिजल्टेंट को अब कैसा ले लें अपन, आर वेक्टर लिख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया रिजल्टेंट, इस साइड को हो गया। अब देखो इसको अपन पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्ट वेक्टर में अलाउड रहता है। अब देखो ये जो फ्रिक्शन है, ये भी जो नॉर्मल है, ये फोर्स सबकी सब वेक्टर क्वांटिटी है। सबसे पहली बात, सारी क्वांटिटी वेक्टर है, लेकिन अब वेक्टर स्केलर का ज़्यादा ध्यान वेक्टर वाले चैप्टर में दिया जाता है, ऐसे कॉन्सेप्ट में ध्यान दिया जाता है, नहीं तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, पता है अपन को। तो देखो ये एक रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट लिख ले रहा, ठीक है। अब इसको अपन पैरेलल शिफ्ट करके अगर यहाँ पे ले आए, इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे ले आए तो एफ इधर आ गया, ठीक है, अब यहाँ से हटा दिया, एफ आ गया उधर। अब ये जो एंगल है, इस एंगल को अपन ले लेते हैं थीटा, ठीक है, थीटा ले लिया। अब बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो अपन को क्या दिया है, एक एफ दिया है और एक आर दिया है, अपन टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। बताओ टेन थीटा कितना होगा, इधर टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इधर पे बताओ परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर एफ है और बेस नहीं, ये जब इधर पे है तो परपेंडिकुलर एफ, अरे तो जब ये इधर है तो परपेंडिकुलर, अब इसको ऐसे गिरा देंगे तो परपेंडिकुलर तो एफ रहेगा, आर साइन थीटा हो जाएगा, फिर एफ बेस क्या है, नहीं रुको वो तो रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट अपन ने निकाला नहीं, बेस इसका केवल आर है, मालूम है अपन को, केवल आर मतलब नॉर्मल फोर्स, तो बेस अपना है आर, इतनी चीज क्लियर है। परपेंडिकुलर एफ यानी फ्रिक्शनल फोर्स और बेस है आर, ये दो चीजें अपन को क्लियर है। अब थीटा निकालना है तो अपन क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ अपॉन आर, ऐसा कर देंगे। अब ये जो थीटा होता है, इस थीटा को अपन कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल और फ्रिक्शन के रिजल्टेंट के बीच का जो एंगल रहता है, देखो ये रिजल्टेंट किसका, नॉर्मल और फ्रिक्शन के बीच का रिजल्टेंट है, तो नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट के बीच में बनने वाले एंगल को अपन कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये चीज समझ में आई। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, कभी भी एक नॉर्मल बना लेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स किस साइड लगी वो बना लेंगे, फिर उन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर देखेंगे कि बीच में कितना एंगल बन रहा, जो एंगल बनेगा उसको अपन कहेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बताओ इसमें कोई दिक्कत है, एक बार फिर से देखो एक नॉर्मल है, अपन अगर फोर्स उस साइड लगा रहे तो फ्रिक्शन लगा इस साइड, अब नॉर्मल और फ्रिक्शन के बीच में अपन ने एक रिजल्टेंट निकाल दिया, तो ये रिजल्टेंट किसका हो गया, नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट हो गया। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बना, ये एंगल, इस एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो ये एंगल कहला गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके किसके बीच में बना, तो देखो रिजल्ट नॉर्मल और रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल, ठीक है, इन दोनों के बीच में बना एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इसको निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो इसको पैरेलल शिफ्ट करके ऊपर ले गए, फिर निकाले टेन थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन आर, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ अपॉन आर, 10 उधर ले गए तो 1/10 आया, 1/10 को 10 की पावर -1 लिख दिया। अब समझ में आ गया, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन में दिक्कत नहीं जाएगी, डेफिनेशन में भी दिक्कत नहीं जाएगी, r cos थीटा अपॉन r sin थीटा नहीं लिख सकते, नहीं लिखना ही नहीं है। अगर आर दिया हो तो तब सोचते हैं ना, जब दिया ही नहीं है, इमेजिनरी लिखे ऐसा कुछ नहीं, ठीक है।
थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ अपॉन आर। चीज़ों को सरल बनाते, कठिन थोड़ी बनाते, इमेजिन करके। देखो ये टेन थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन आर, समझ में आया? अब थीटा में टेन उधर गया तो 1/10 आ जाएगा, डिवाइड में 10 आ जाएगा 1/10, तो 1/10 को अपन 10 की पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, लिखते हैं 1/10 को 10 की पावर -1 लिखते हैं। ये वाली चीज समझ में आ गई। एंगल ऑफ फ्रिक्शन बन जाएगा अब देखो कोई भी जो फ्रिक्शन फोर्स रहती है, एक चीज और देख लो जरा यहीं पे, कोई भी फ्रिक्शन फोर्स रहती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? म्यू आर होता है। किसी भी फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला म्यू आर होता है, बताया था। अब म्यू की वैल्यू क्या आएगी? यहां से म्यू की वैल्यू निकालें तो एफ अपॉन आर आई आएगी। म्यू की वैल्यू एफ अपॉन आर आई, एफ अपॉन आर ये भी लिखा है, तो अपन थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स म्यू ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन एफ अपॉन आर कैसे है म्यू की वैल्यू? फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू आर, बताया था। म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ पे टेन इनवर्स इज इक्वल टू म्यू ले लेना, यहाँ पे ब्रैकेट बना लेना, सिंस यानी सिंस एफ इज इक्वल टू म्यू आर, ऐसा कर लेना। अगर फोर्स और म्यू दिए हैं तो अपन वो भी निकाल सकते हैं, नॉर्मल फोर्स। डेरिवेशन बस आएगी, डेरिवेशन बस आएगी, अभी नहीं घुसो उसमें, जब घुसना होगा हम घुसवाएंगे। ठीक है, एफ अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू। अब सिखाने को तो क्या नहीं सिखा दें, लेकिन अब कल ही पेपर है तो अभी उतना बस पढ़ो जितना पेपर में आना है। नहीं तो इसमें तो इतने बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में। अब मुझे धक्का दे दें साइड टू साइड साइड टू साइड। ठीक है, समझ में आ गया? जल्दी लिखो फिर मिटाएंगे। ऐसा डराते कि कोई बहुत बुरा ही होने वाला है। बेचारी अरे काहे के लिए यार, एग्जाम में तुम लोग का किसी की गुस्सा देखोगे कि अपनी पढ़ाई देखोगे? हाँ, ये भी सही बात तो सही। जिसका जो बिगड़ता हो बिगड़ने दो, अपन फ्यूचर बनाना है। ये भी सही है। को लगता है मेरी वैल्यू ही नहीं है। अरे तो ऐसा- तभी फोन लगा, अमन बोलता मैम क्लास में बैठी थी अकेला, फोन लगा रही थी सबको। तो कौन सा आज अकेला उनका पीरियड था? 8 पीरियड उनके अकेले के थोड़ी थे, दूसरों के पीरियड भी तो थे। फर्स्ट पीरियड था। हाँ, तो दूसरों के पीरियड भी तो थे, तो ये मैम वाली बात ही नहीं आई, किसी टीचर की वैल्यू नहीं है। मनमोहन सिंह नहीं, अगर रिवीजन क्लास में ये रख भी रहे हैं तो एक ही सब्जेक्ट की रखो ना, चारों क्लास। हाँ हाँ, ऐसा रखो तो बच्चे सोचें भी आने का। एक क्लास के लिए कौन जाएगा? और फिर आगे का कोर्स भी हो जाएगा। और मैथ पढ़ के हम लोग क्या करेंगे जब कल फिजिक्स का पेपर है? वही तो। मनमोहन सिंह की मैथ्स के पेपर में 4 लोग बस तो आए थे। सिस्टर अगर अभी नहीं निकाल लगाओगे दिमाग में ये पढ़ने वाली बात कि एक दिन पहले कैसे दिन भर पढ़ना पड़ता है, फाइनल में कैसे आदत बनेगी? बोलो हम लोग स्कूल भी हैं, रिजल्ट भी दें। आज तो बहुत बड़ी बात हो गई, भविष्य अंश नहीं गए, बहुत कम। अरे आज तो मैथ्स के पेपर के लिए नहीं आया था। आया कौन ना बोला? नहीं आया था, नहीं मैं को गया था। चलो मिटा दें, अंश नहीं आया था? बात नहीं करो, मिटा दें। हाँ। चलो अब देखना। क्वेश्चन आता है मुझे। नंबर आता है। नहीं, नमन फिर भी एब्सेंट हो जाता है। अब सबसे पहले एक डेफिनेशन देखो। अगर एक दिन भी चला जाता तो देखो ये मान के चलो कि ये, अरे काय को फर्स्ट तो उसकी तारीफ होती। देखो ये मान के चलो कि अब ये स्मूथ प्लेन नहीं है, स्मूथ प्लेन नहीं है, सॉरी स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन नहीं है, रफ इंक्लाइंड प्लेन है। अगर रफ इंक्लाइंड प्लेन है तो इसका कुछ ना कुछ म्यू होगा, म्यू लेके चल रहा है उसको, ठीक, कुछ ना कुछ म्यू होगा, अपन ने उसको म्यू ले लिया। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है एम मास का, तो देखो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज, देखो ये यहाँ पे थीटा एंगल लेते थे ना, तो एंगल ऑफ रिपोज वो रहता। अच्छा अब बताओ, अगर कोई चीज़ ऐसी है यानी उसका थीटा कम है, और ऐसी है मतलब उसका थीटा ज़्यादा है, ये चीज़ तो पता है। मतलब अगर कोई चीज़ यानी इतनी ज़्यादा टेढ़ी है तो उसका थीटा ज़्यादा हो जाएगा ना। तो जिसका थीटा ज़्यादा होगा वहाँ पे आराम से गिरेगा, कि जिसका थीटा कम होगा वहाँ पे आराम से गिरेगा। कम वाले में आराम से मिलेगा।
ज्यादा वाले में। ज़्यादा वाले में आराम से गिरेगा ना। अगर किसी का थीटा ऐसा है, थीटा बड़ा है, अब यहाँ पे कोई चीज़ रहेगी तो जल्दी हट जाएगी, यहाँ पे आराम से गिरेगी, और कम रहेगा तो और आराम से गिरेगी। जितना थीटा कम रहेगा उतना आराम से गिरेगा। अरे जितना ज़्यादा रहेगा उतना आराम से गिरेगा ना। ये ऐसा और ज्यादा मतलब ऐसा। हाँ तो ऐसा ज्यादा हो जाएगा तो तब आराम से वही तो कह रहे हैं, तो जितना ज़्यादा रहेगा उतना आराम से गिरेगा ना। कि कम ज्यादा। अच्छा, आराम से मतलब इजीली, आराम से मतलब धीरे धीरे नहीं। अच्छा वो वाला आराम समझ। नहीं नहीं नहीं, आराम मतलब तेज, ठीक है, हाँ, तेज से। ज्यादा एंगल रहेगा। ये भी यार, अरे वो आराम से मतलब वो खराब ही है समझ। आराम से सबसे सही होता है लॉजिक बाहर के जैसे। बाहर निकले। चलो देखो ये थीटा है, अब देखो ये थीटा है। हमने बताया अगर एंगल ज़्यादा रहेगा तो इजीली गिर जाएगा, और एंगल कम है, थीटा कम है, तो मुश्किल से गिरेगा। अब बताओ, एक मुश्किल से गिर रहा, यानी देखो आराम से, क्या मुश्किल से गिर रहा, मुश्किल से गिर रहा, मुश्किल से गिर रहा, ऐसे करेंगे, आराम से गिर रहा, आराम से गिर रहा, आराम से गिर रहा। एक पोजीशन ऐसी आएगी, देखो मान लो यहाँ पे इतना लंबा थीटा है तो गिर जाएगा, इतना लंबा थीटा है तो गिर जाएगा, इतना लंबा थीटा है तो अब स्पीड कम हो गई गिरने की, ये थीटा है तो अब स्पीड और कम हो गई। फिर एक थीटा ऐसा आएगा जिस पे वो एंगल नहीं गिरेगा, यानी देखो वो पहला थीटा जिस पे ये बॉक्स ना गिरे, ठीक है, तो वो मैक्सिमम थीटा, एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन है कि जो मैक्सिमम थीटा रहता है कितना गिरेगा? जिस पे वो बॉक्स ना गिरे। देखो जितना ज़्यादा थीटा रहता है उतने बॉक्स गिर जाता है ना, तो वो मैक्सिमम थीटा जिसमें बॉक्स ना गिरे। वो तो सारे थीटों में गिरेगा, इतने ऐसे में देखो गिरेगा। हाँ, देख इसमें नहीं गिर रहा ना, इसमें नहीं गिर रहा, देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन उसको रोक रही है, तो इसमें नहीं गिर रहा, ठीक है। तो वो मैक्सिमम थीटा जिसमें ये ना गिरे। अब देखो मैक्सिमम थीटा ये भी हो सकता है ये हो मैक्सिमम थीटा, कुछ भी हो सकता है। तो वो मैक्सिमम थीटा जिसमें बॉक्स ना गिरे उसको अपन कहेंगे एंगल ऑफ रिपोज। ये चीज़ समझ में आ गई? सोच लो एक बार। कॉपी में है? हाँ है, हम बता रहे हैं, पढ़ा था। जिसमें बॉक्स जो मैक्सिमम थीटा जिसमें बॉक्स नहीं गिरता उसको अपन कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। देखो 4:07 हो गए और अपने बचे हैं 2-3 टॉपिक, 2-3 टॉपिक बचे हैं। 4:07 हो गए, 5 बजे तक की क्लास है। कितने बज गए भैया? हाँ, बॉक्स रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। 4 बज गए। 4:07 हो गए, 2 घंटा रेगुलर पढ़ लीजिए। 1 घंटा 27 मिनट। मैक्सिमम थीटा अरे इन विच बॉक्स रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम थीटा ऑफ इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन भी लिखना, ठीक है। मैक्सिमम थीटा ऑफ इंक्लाइनेशन इन विच बॉक्स ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। मेरे बॉक्स बना दीजिए। मैक्सिमम थीटा ऑन इंक्लाइन, मैक्सिमम थीटा ऑफ इंक्लाइनेशन, या फिर मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन लिख लो। मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इन विच बॉक्स नहीं, ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। बस वही सर्कुलर मोशन बचा है। हाँ, प्रोजेक्टाइल भी कराना है, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज बता दिया, सर्कुलर मोशन का है। दरी दे दें, चेयर लेके जाओगी, दरी दे दूं। किसमें सर्कुलर मोशन में कराया है मैंने, लास्ट टॉपिक वही चलो ये देखो, करा के गई थी वो। हाँ इधर देखो, समझ में आ गई, डेफिनेशन समझ में आ गई। अब निकालेंगे कैसे, देखते जाओ, साथ साथ समझना। ये m है तो यहाँ पे नीचे एक mg लगेगा। अब ये वाला mg किसी काम का नहीं रहता, तो इसको अपन 2 कंपोनेंट में तोड़ लेंगे। तो मतलब यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, उसको कहेंगे mg साइन थीटा। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, उसको कहेंगे mg कॉस थीटा। ये वाली चीज समझ में आई? mg लगता, mg काम का नहीं है, इसलिए उसको mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा में तोड़ लिया। यहाँ पे एक फोर्स लगेगी नॉर्मल, और एक फोर्स लगेगी पीछे।
अब इस केस में ये वाली फोर्स रहेगी फ्रिक्शनल फोर्स। क्यों? क्योंकि बताया और कोई फोर्स नहीं लग रही और ये रफ इंक्लाइंड प्लेन है। रफ इंक्लाइंड प्लेन है मतलब कुछ ना कुछ म्यू है, तो ये वाली फोर्स होगी फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये स्मॉल f बना दिया। ठीक है, अब समझ में आया? फ्रिक्शनल फोर्स इसको नीचे जाने से रोक रही है और ऊपर और नीचे कौन सी फोर्स बैलेंस कर रही है? नॉर्मल और mg cos थीटा। ये वाली चीज समझ में आ गई। अब अपन को चारों फोर्स मिल गई। ये इक्विलिब्रियम में है, क्यों? ऊपर नीचे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि नॉर्मल और mg cos थीटा बैलेंस्ड है। इधर इधर क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि फ्रिक्शन और mg sin थीटा बैलेंस्ड है। ये चीज समझ में आ गई। अब देखो जरा इक्वेशन बनाए। इक्वेशन बनाए तो mg cos थीटा इज इक्वल टू mg cos थीटा इज इक्वल टू नॉर्मल, n बना दिए, यहाँ पे r कर लो। ठीक है, नॉर्मल। ठीक है, mg cos थीटा इज इक्वल टू नॉर्मल। अब फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg sin थीटा, mg sin थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन। ये चीज समझ में आई? अब देखो mg cos थीटा इज इक्वल टू नॉर्मल, mg sin थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन। अब यहाँ पे देखो इसको अगर ऐसे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग, अगर इसको देखो इक्वेशन 1 लिख लेना, इसको इक्वेशन 2 लिख लेना, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 बोलना। तो अब इसको एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बताओ? रुको रुको पहले, यहाँ क्या आएगा इस साइड बताओ? देखो mg से mg कट गया, ठीक है, 1 आ गया। cos अपॉन साइन को क्या कहते हैं? साइन अपॉन cos को tan कहते हैं। ठीक है, तो मतलब 1 अपॉन 10 लिख लें, 1 अपॉन 10 लिख ले रहे हैं। ठीक है, mg sin थीटा 1 अपॉन 10 लिख लिए, 1 अपॉन 10 कॉट होता है। ठीक है, 1 अपॉन 10 लिख लिए, इज इक्वल टू r अपॉन f। अब बताओ tan इक्वल टू f अपॉन r, ये चीज भी ठीक है, tan इक्वल टू f अपॉन r। अब देखो जब अपन ने देखा था जो फ्रिक्शन की वैल्यू रहती है, हाँ देखो देखो फ्रिक्शन की, ये देखो ये भी लिखिए, f अपॉन r इज इक्वल टू म्यू। तो फ्रिक्शन की क्या वैल्यू रहती है? हाँ यार tan थीटा, देखो ना 1 अपॉन 10 को उल्टा कर दिया तो r अपॉन f का, अच्छा हाँ हाँ सॉरी सॉरी, ठीक है थीटा ये है। अब देखो f की वैल्यू क्या रहती है? म्यू r, तो म्यू की वैल्यू क्या होगी? f अपॉन r। यहाँ f अपॉन r है तो tan थीटा को अपन f अपॉन r लिख सकते हैं, सॉरी सॉरी म्यू लिख सकते हैं। क्यों लिखा? क्योंकि f अपॉन r की वैल्यू म्यू के बराबर रहती है। अब देखो थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स म्यू। ठीक है, tan थीटा इनवर्स आएगा ना। अरे tan थीटा है तो थीटा तो लिखना पड़ेगा ना। अच्छा नहीं, थीटा तो ये ले लिया, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 थोड़ी लिया उधर। हाँ, tan इनवर्स म्यू। अब देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाला था तो भी थीटा क्या था? tan इनवर्स म्यू। एंगल ऑफ रिपोज निकाला तो भी थीटा था, क्या कहते हैं? tan इनवर्स म्यू। मतलब अगर एंगल ऑफ रिपोज फ्रिक्शन के कारण है तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज बराबर आ जाता है। मतलब अगर ये वाली जो फोर्स है ये खींच रही है, जो फोर्स इसको नीचे नहीं आने दे रही, अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स है तो mg क्या, तो जो एंगल ऑफ रिपोज रहता है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर आ जाता है। अब देखो ये समझ जाओ, लिखो फिर एक अच्छी चीज बताते हैं। अपॉन करें ना 10 लाने के लिए, सिंपलीफाई करने के लिए, इसको सिंपल करना है ना, कैसे सिंपल करेंगे? तो जैसे एंगल ऑफ रिपोज ये है, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज पूछेगा, डेफिनेशन बताएंगे वो मैक्सिमम एंगल जिसमें इक्विलिब्रियम में रहता है, फिर उसके बाद बताएंगे एंगल कैसे निकाला। तो r इज इक्वल टू mg cos थीटा, फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg sin थीटा, फिर निकाल लेंगे तो आ जाएगा अपना। मतलब वहाँ r अपॉन f क्यों नहीं? क्या r अपॉन f? r अपॉन f? अरे r अपॉन f किया 1 अपॉन, सबसे पहले क्या क्यों नहीं r अपॉन f? देखो mg cos थीटा इज इक्वल टू r था, हाँ, और mg sin थीटा इज इक्वल टू f था। फोर्स था ना?
एफ था ना फ्रिक्शन। अब देखो ये फोर्स कौन सी है, फ्रिक्शनल फोर्स है ना उस साइड जो लग रही, तो ये फ्रिक्शन ले लिया। फोर्स फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, तो ये वाली फोर्स को बोल दिया तो फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर लिया। क्या कैपिटल है कैपिटल एफ? नहीं, बताना तो पड़ेगा कौन सी फोर्स है, तो स्मॉल एफ लेना है। अब देखो हमने पहले 1 इसको ले लिया था, 2 इसको ले लिया था, तुम लोग सरल करने के लिए mg sin थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन पहले ले लेना। तो जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो डायरेक्टली ये वाला स्टेप करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहले साइन थीटा वाला कंपोनेंट ले लिया करो तुम लोग। इक्वेशन 1 मतलब f इज इक्वल टू mg sin थीटा, इक्वेशन 2 नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा, उसके बाद डिवाइड कर लेना। साइन थीटा mg sin थीटा ऊपर ले लेते तो सीधा डायरेक्ट आ जाता। डायरेक्ट आ जाता। हाँ वो हमने उल्टा कर दिया। अब क्या उल्टा सीधा, बस आना चाहिए, अपना आंसर कहीं से भी निकाल लो। आ गया समझ में, दोनों डेरिवेशन कर ली। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज भी हो गया। लास्ट टॉपिक सर्कुलर मोशन, कौन सा बचा? प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल छोटा सा है ना? प्रोजेक्टाइल हाँ छोटा ही सा है बिल्कुल। क्या बचा? 2 टॉपिक। प्रोजेक्टाइल तो हम 10 मिनट में 5 मिनट में करा देंगे। 2 टॉपिक बचे। हाँ सर्कुलर मोशन कराएंगे, उसके बाद एक देखो 3 चीज़ पहले किनारे लिख लें, इन तुम खुद ही भूल जाएंगे। इनर्शियल फ्रेम, प्रोजेक्टाइल, नहीं यार क्यों मिला? सर्कुलर मोशन। आगे ले यार क्यों कर रहा है? चलो दो और डेढ़ को पढ़ते। क्या बता दिए इसको तो पढ़ते हैं। अब उधर मैंने प्लेस रखी, अब वो उधर से चल के आया, बैठने लगा। क्या पता क्या कर रहा, मेरे को बैठने नहीं दे रहा था। क्यों आ रहा अरे है? लंच निकाला तो मेरा फ्री बैठा था। ओह तेरा देख के किसी ने खा लिया। बाजू में नहीं, सॉरी मेरे को उसका लंच खाना था, इसलिए वो निकाला था। मेरा लंच भी तो नीचे रखा था। यार देख लो वहाँ रखा था, बैग में देखा था। चलो जो टाइम का लेता है। अब देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज अच्छे से समझ में आ गया ना, डेरिवेशन में गलती नहीं करोगे। चलो इसकी डेरिवेशन इसका ये डेरिवेशन ही तो थी, यही तो डेरिवेशन। नहीं भैया डेरिवेशन का स्ट्रक्चर बना देंगे। हाँ बढ़िया। अब देखो पता कोई भी डेरिवेशन कुछ भी चीज़ करोगे ना, डेफिनेशन वगैरह साथ में बढ़िया से एग्जांपल दे देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसमें क्या है? इसमें तो क्या, इसमें तो इंक्लाइंड प्लेन बना देना, इतना अच्छा डायग्राम, उसके अलावा क्या चाहिए? डायग्राम बचा। नहीं तो खड़े हो जाना चाहता है। पेपर छोड़ के छत पे जाऊंगा। चलो वो डायग्राम दिखा दे। चलो अब देखो, अब अपन काय पे आ गए, सर्कुलर मोशन में। तो इसको हम पॉज कर दे रहे हैं। सर्कुलर